लेक्चर नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें रेंटल निकाल लो भाई। रेंटल निकालने, रेंटल। रेंटल मिसिंग हो या इंटरेस्ट रेट मिसिंग हो, फॉर्मूला यही रहेगा, फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी। जल्दी करें। अगर रेट पर एनम है तो आपको पता है रेट को पहले क्वार्टरली करना पड़ेगा। रेट को जब क्वार्टरली करेंगे फिर ही सवाल हो सकेगा। तो रेट को क्वार्टरली करने का तरीका ये होता है कि 8% इंटू 3/12 या 8% इंटू 1/4, जो आपको आसान लग रहा है। 8% इंटू 1/4 या 8% इंटू 3/12 क्या आ गया? 2%। तो क्वार्टरली रेट क्या निकल आया? 2%। क्वार्टरली रेट 2%। चलें जी, फेयर वैल्यू सवाल में गिवन है 112080। लेसर की आईडीसी सवाल में गिवन नहीं है। डाउन पेमेंट क्या सवाल में है या नहीं है? नहीं है। रेंटल, रेंटल आपके असल में ना देखिएगा जरा एडवांस में है रेंटल। तो मुझे ये बताएं, एक साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 4। एक साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 4। तो 2 सालों में कितने क्वार्टर आएंगे? 8। 8 में से एक तो पहला एडवांस वाला निकल गया किराया, जिसको डिस्काउंट नहीं करना। तो X यानी कि पहला किराया, फिर बाकी 7 किरायों को डिस्काउंट करना है। यूजीआरबी 0 है, बाकी 7 किरायों को डिस्काउंट करना है। X इंटू 1 माइनस 1.02 रेज टू पावर कितने किराए होंगे? टोटल 8। 8 में से एक ये निकल गया, हमें चाहिए 7 रेज टू पावर -7 डिवाइडेड बाय 0.02। बस खत्म हो गया सवाल। क्वार्टरली किराया क्या निकल आया? 15,000। अच्छा, क्लियर? ये ना पहला वाला जो किराया है ये वो है, एडवांस का सवाल है ना। और अगर एरियर का सवाल होता तो फिर इस x को मैं ना लिखता, इधर रेज़ टू पावर -8 लिख देता।
अच्छा, क्वेश्चन के साथ अब लिखें, मैं ये सोच रहा था आप नहीं आया आज। क्वेश्चन के साथ लिखें या क्वेश्चन 29 के साथ कि क्वार्टरली रेंटल चाहिए, इसलिए रेट भी क्वार्टरली यूज किया है। क्वार्टरली रेंटल चाहिए इसलिए रेट भी क्वार्टरली यूज किया है। क्वार्टरली रेंटल चाहिए इसलिए रेट भी क्वार्टरली यूज किया है। अच्छा जी, इधर आए क्वेश्चन 27 पे। ये अब आपने करना नहीं है, ये होमवर्क में लिख लें बेशक। अच्छा, इसके होमवर्क ने बार बार मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड से हुए में है। हिट एंड ट्रायल होता है रेट डाल के ट्राई करना कब इक्वेशन मैच करे। तो हिट एंड ट्रायल को आपने नहीं करना, आपको कैलकुलेटर पे निकालना आता है। अच्छा, क्वेश्चन 27 में आप मुझे जरा गाइड करें कि किराया सेमी एनुअल है, बताएं किराया, तो हमने रेट निकालना है। अच्छा, जब सेमी एनुअल किराया डाल के आप रेट निकालेंगे ना, तो याद रखिएगा रेट बी, ये नहीं हो सकता रेट सेमी एनुअल ना है, रेट एनुअल, ठीक है। तो इस सवाल के ऊपर लिख लें, किराया सेमी एनुअल यूज कर रहे हैं इसलिए जो रेट आएगा कैलकुलेटर पे वो भी, यही बात आपको अभी भी लिखवाई है, किराया सेमी एनुअल यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन 27, किराया सेमी एनुअल यूज कर रहे हैं इसलिए जो रेट कैलकुलेटर पर आएगा वो भी सेमी एनुअल ही आएगा। और वो जरूरी नहीं होती, आपने डिस्काउंटिंग उसी से करनी है, सेमी एनुअल से करनी होती है सेमी एनुअल के सवाल में। तो बस सेमी एनुअल आ गया तो काफी होगा। हाँ, होमवर्क कैलकुलेटर पे निकाल लेना। ये इनिशियल डिपॉजिट डाउन पेमेंट होती है, डाउन पेमेंट होती है। अभी और कुछ काम करने हैं। अच्छा जी, यह जो लेसी होता है नॉर्मल वाला, यानी शॉर्ट टर्म लीज की बात नहीं करा, शॉर्ट टर्म लीज की बात नहीं करा, लो वैल्यू एसेट की बात नहीं करा। कौन सा वाला लेसी? नॉर्मल वाला। लेसर फाइनेंस लीज वाला, इन्हीं में आपको याद है रेट यूज होते हैं। शायद आपको थोड़ी थोड़ी बातें भूली हों, मैं याद करा देता हूं। जो ऑपरेटिंग लीज वाला लेसर होता था ना, वो तो किरायों से खेलता था, रेंटल इनकम स्ट्रेट लाइन पे, वो तो डिस्काउंट रेट यूज ही नहीं करता था। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? और जो लेसी होता था शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट वाला, तो वो इंटरेस्ट की जगह रेंट एक्सपेंस वगैरह रिकॉर्ड करता था। ठीक है, शायद थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा हो। तो अगर नहीं भी याद आ रहा कोई मसला नहीं, रेट सिर्फ लेसर फाइनेंस लीज में यूज करते और रेट लेसी। तो अब हम किसकी डिस्कशन नहीं करना चाह रहे? जिस लीज में रेट यूज ही नहीं होता, उस लीज की डिस्कशन नहीं करना चाह रहे, बल्कि कैसी लीज की डिस्कशन करना चाह रहे हैं? जिसमें रेट यूज होता है। अच्छा जी, लेसर ने यूज करना होता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट रेट होता है छुपा हुआ रेट, जो हमने पिछली क्लास में निकाला था, लीज में से निकाल के ढूंढ के छुपा हुआ रेट। इम्प्लिसिट रेट, इसे कोटेड रेट भी कहते हैं, यानी लेसर लेसी को ये रेट कोट करता है। और भी इसके कई नाम है, एक जगह आपको दिखाऊंगा, कोटेड रेट, और इसके डिफरेंट नाम है। क्लियर? तो ये जो हमने छुपा हुआ रेट निकाला था ना लास्ट क्लास में, इसे लेसर कौन सा रेट कहता है? इम्प्लिसिट रेट। बस ठीक है, फिलहाल इम्प्लिसिट रेट लिख लें। अच्छा जी, लेसी ने कौन सा रेट यूज करना है? लेसी विल ऑल्सो यूज, लेसी विल ऑल्सो यूज लेसर्स, बोले बोले बोले, लेसर्स इम्प्लिसिट रेट। असल में ना लेसर को लेसी को बता देना चाहिए कि मेरा रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट। वो छुपा हुआ लेसर निकाल लेते डेटे से, तो लेसर को भी लेसी को बता देना चाहिए। अगर आपको चाबी मिल गई है लेसर को ताला खोलने वाली, तो लेसी से ना छुपाए तो बेहतर है।
तो आइडियल क्या सर्कमस्टांस है, दोनों एक ही रेट यूज कर रहे हो, लेसर भी वही रेट यूज करा और लेसी भी वही रेट यूज कराओ, लेकिन मसला कब आएगा, बट नहीं, जब लेसी को पता ही ना हो लेसर का रेट, लेसी को लेसर का रेट पता ही ना हो। असल में बताएं रेट डिसाइड कौन करता है, लीज शुरू कौन करता है, लेसर। लेसर कारोबार ना खोले तो किसने आने, तो आइडियली रेट कौन डिसाइड करता है, लेसर। तो लेसर अपना रेट छुपा हुआ कैसे निकालता है, लास्ट क्लास में बात हुई थी, आउटफ्लोज इनफ्लोज डालता है, छुपा हुआ रेट निकाल लेता है, ठीक है जी। तो वही रेट लेसी को भी बता दे लेसर, लेकिन अगर लेसी विल यूज लेसर्स इम्प्लिसिट रेट, बट इफ ही बोले इफ ही इज नॉट इन नॉलेज, बोले इफ ही इज नॉट इन नॉलेज ऑफ lesser rate, then he will use his own incremental borrowing rate। मैं आपको बताता हूं इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट क्या होता है, वो बड़ी आसान सी चीज है। देन ही विल यूज हिज ओन इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। नोट कर लें, अब इस पे पूरे पूरे सवाल बन रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो डिस्काउंट रेट आप पेपर में गलत उठा लें। नहीं, लेसी को एसेट की फेयर वैल्यू नहीं पता होती, लेसर ने कितने का खरीदा है। लेसी को अक्सर ये भी नहीं पता होता कि लेसर की आईडीसी कितनी है, और लेसी को लेसर की यूजीआरबी भी नहीं पता होती। तो लेसी को अक्सर लेसर की सारी चीज़ें नहीं पता होती कि लेसर ने कहाँ से ये चीज़ मंगवाई हुई है, कितनी आईडीसी दी है अपने लॉयर को, ये चीज़ें लेसी को नहीं पता होती। हाँ, कई दफ़ा होता है लेसर कोई ऐसा एसेट आपको देता है जो आपको नहीं पता, उसकी फेयर वैल्यू आप खुद नहीं निकाल सकते। ओके, तो अब सादा सी बात, लेसर कौन सा रेट यूज़ करेगा, इम्प्लिसिट रेट। लेसी आइडियली क्या यूज़ करे, लेसर का इम्प्लिसिट रेट, but if he is not in knowledge of lesser's rates, then he will use his own incremental borrowing rate। incremental borrowing rate, मुझे एक चीज बताएं, आप एक चीज दुकानदार से खरीदें, फिर अगली खरीदें, फिर अगली खरीदें, आपको डिस्काउंट मिलता रहता है ना कई दफा, लेकिन लोन में ऐसा नहीं होता। इंक्रीमेंटल होता है एक्स्ट्रा बोरोइंग। कर रहा हूं, हमारे सिलेबस की बातें नहीं है, ऐसे इंक्रीमेंटल का लफ्ज समझाने लगा हूं, मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट लफ्ज नहीं है, लेकिन याद रखना है इसका लफ्ज जरूर। आपने बैंक से लोन लिया, बैंक ने इंटरेस्ट डाला 10%, आप बैंक के पास साल बाद दोबारा चले गए लोन दो, बैंक कहेगा पुराना वापस नहीं किया, नया लेने आ गया, वेरी रिस्की बिजनेस है तेरा, मैं तुझे लोन देता। फिर आप कहते हैं यार 11-12% इंटरेस्ट ले ले, लोन दे दे मुझे। तो बैंक्स में अगर आप लोन बार बार लेने जाएं और पुराने लोन वापस ना कर रहे हो और लोन बार बार लेने जा रहे हो, तो इंटरेस्ट वो बैंक बढ़ाता रहता है, ठीक है जी। तो फर्ज करें कोई बंदा है, उसने एक लोन लिया 10% पे, दूसरा लिया 12% पे, अब तीसरा उसने सोचा लोन ना लूं, किसी से एसेट जाके लीज पे ले लूं, तो अब वो सोचेगा कि मेरी बोरोइंग का रेट क्या है, इंक्रीमेंटल, यानी एक्स्ट्रा बोरोइंग के रेट मेरे क्या बन रहे हैं, नई वाली बोरोइंग के रेट क्या बन रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं, बोले इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। बहरहाल छोड़े पर इसको, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट क्या होता है। तो फिर लेसी क्या करे, अपनी बोरोइंग्स का रेट यूज करे, लेकिन अपनी बोरोइंग कौन सी, एग्जिस्टिंग बोरोइंग का एवरेज रेट ना 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 ना, एग्जिस्टिंग 2-3 लोन लिए हुए लेसी ने, उनका एवरेज ले ले। अगर मैं इंक्रीमेंटल का मतलब होता है एक्स्ट्रा बोरोइंग, इंक्रीमेंटल से मुराद इंक्रीमेंटल रेट नहीं है, इंक्रीमेंटल से मुराद है इंक्रीमेंटल बोरोइंग। अगर मैं इन दो बोरोइंग्स पे तीसरी बोरोइंग करूं तो मुझे कितने पे इंटरेस्ट मिलेगा, वो वाला रेट लेसी क्या कर ले, यूज कर ले। क्लियर? अच्छा जी, आखिरी बात आज की, वैसे ये बातें ना किताब में भी समरी के फॉर्म में लिखी हुई हैं, वो मैं दिखा दूंगा आपको। आखिरी बात आज की, लेसर कौन सा वाला, मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर, मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर। इसमें ही विल यूज, ये तो खुद लेसर है, ही विल यूज इम्प्लिसिट रेट, ही विल यूज बोले इम्प्लिसिट, क्योंकि ये तो खुद लेसर है, तो ही विल यूज इम्प्लिसिट रेट, बट इफ इम्प्लिसिट रेट इज नहीं, नॉट नोन नहीं, इसको नॉट नोन वाला चक्कर नहीं होगा, ये तो ये रेट खुद निकाल सकता है, बट इफ इम्प्लिसिट रेट इज
लेस देन मार्केट इंटरेस्ट रेट। ये एक नई चीज आ गई। और सर कितने रेट आज पढ़ाने हैं? हाँ भाई, ये तीसरा इंटरेस्ट रेट आ रहा है। एक इंटरेस्ट मैंने बताया आपको इम्प्लिसिट, दूसरा बताया इंक्रीमेंटल बोरोइंग। इंक्रीमेंटल बोरोइंग का लफ्ज लेसी के लिए। अब एक तीसरा लफ्ज पढ़ा रहा हूं, क्या? मार्केट रेट। मार्केट रेट। बट इफ इम्प्लिसिट रेट इज लेस देन यूज मार्केट रेट। पता नहीं देन कौन सा वाला होता है, मेरी तो ये ई और ए नहीं समझ आता। देन यूज मार्केट रेट। फिर आप कौन सा रेट यूज करेंगे जी? अच्छा, आप बता दें दोनों देन कौन से वाले हैं? पहला वाला देन और दूसरा, चलो ठीक है, इत्तफाकन। ओके मैन। अपने हाथ से लिखें जरा, किताब में लिखा हुआ है लेकिन अपने हाथ से लिखें जी। हाँ, वहां पे मैंने ऐसा सवाल कभी दिया ही नहीं जिसमें दोनों रेट दिए हों। मैं ध्यान से टेस्टों में भी ऐसे सवाल डाले हैं, कोई रेट ऐसे अजीब से ना दिए हों। ऐसी बातों को भी डाली नहीं। वो तो अब आई के सवाल आपको दिखाऊंगा। उसमें बस इंटरेस्ट रेट दिया होता था, जो डिस्काउंट रेट का लफ्ज़ लिखा होता था। ऐसी घुमाई फ्राई होती नहीं थी। लेकिन ये भी घुमाई फ्राई नहीं है, बेसिक रूल्स हैं, रूल ऑफ थम्स हैं बस। लेसी अपना सवाल करते हुए क्या करेगा? ये वाला रूल लगाएगा। लेसर अपना सवाल करते हुए ये वाला रूल लगाएगा। और मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल आ जाएगा, ये वाला रूल लगेगा। अच्छा जी, अब सारी बात की समरी क्या बनी? जैसे ही आपको पेपर में सवाल आया करेगा लेसी का, बोले जैसे ही पेपर में सवाल आया करेगा लेसी का, तो आपने ढूंढना इम्प्लिसिट रेट। ना मिले तो उसका इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, या सवाल बता दे कि लेसी को लेसर का रेट नहीं पता तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। लेसर का सवाल जब भी आया करेगा फाइनेंस लीज नॉर्मल, फाइनेंस लीज नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये बैंक वगैरह है, ये बैंक वगैरह है, यानी नॉर्मल लेसर है, मैन्युफैक्चरर डीलर नहीं है, सिंपल लेसर है। ठीक है, नॉर्मल सिंपल लेसर है। तो ये कौन सा रेट यूज करेगा? इम्प्लिसिट रेट। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर हो तो वो इम्प्लिसिट रेट यूज करेगा। लेकिन अगर इम्प्लिसिट रेट मार्केट रेट से, तो फिर मार्केट रेट यूज करेगा। चलें जी, एमसीक्यू नंबर 17। बस छोटे छोटे सवाल आज करने हैं। एमसीक्यू नंबर 17। आज आपके सिलेबस में ना सिर्फ एक चीज की लॉजिक है कि मार्केट रेट क्यों यूज कर रहे हैं अगर इम्प्लिसिट रेट है, वो वाली लॉजिक मैंने आप बतानी है आज। लेकिन फिलहाल एमसीक्यू नंबर 17 कर लें सिर्फ। 167। ओहो, आपको तो वैसे शायद भूला हो, थोड़ा याद कराने से चीज़ें याद आएंगी कि मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का जो सवाल होता था उसकी वर्किंग्स कहाँ से शुरू करते थे। मैं आपको याद कराता हूँ, शायद आपको जहन में आ जाएं। गुड वेल डन। लेकिन कुछ लोगों को मुझे याद करवाने दें जो समरीज थी हमारी। ये देखें जी, पेज 62, आपको खोलने की ज़रूरत नहीं। लेसी के सवाल कैसे शुरू होते थे? एलपी और पीवी ऑफ, याद आ रहा है थोड़ा? एलपी और पीवी ऑफ एलपी। लेसर के सवाल कहां से शुरू होते थे? जीआई और एनआई। जीआई होती थी एलपी प्लस यूजीआरवी और एनआई होती थी पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवाल जरा याद करें कहां से शुरू होते थे? 4 फिगर्स होते थे, कॉस्ट, फेयर वैल्यू, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और, क्योंकि मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर पता करता क्या है? मैन्युफैक्चरर लेसर हो या डीलर लेसर हो, फर्ज करें होंडा गाड़ियां जो है वो मैंने आपको बताया था किस्तों पे बेचने लग जाए, तो होंडा गाड़ी बनाएगा 25 लाख की, बेचेगा 30 लाख की, लेकिन कोई कहेगा मैंने किस्तों पे लेनी है तो 30 लाख की बजाय उसको 40 लाख की बेच देगा। कुछ भी बातें याद आ रही? तो ये कॉस्ट, फेयर वैल्यू, जीआई, एनआई से किसका सवाल शुरू होता है? मैन्युफैक्चरर का। ये मैंने कहा वैसे ही आपको जरा याद करा दूं। तो चलें, सारा डाटा अवेलेबल है। Carmel Limited is engaged in the manufacturing of plants. The following data relates to asset leased out by company. चलें जी, लेसी का सवाल है, लेसर का कैसे पता चला? Carmel Limited is engaged in manufacturing of plants. The following data relates to asset leased out by Carmel. तो लीज भी कर रहे
और मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है। अच्छा, अगर ऐसे सवाल लिखा होता कामिल लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स, फुल स्टॉप, मिसाल के तौर पे द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू एसेट ऑब्टेन्ड ऑन लीज, फिर ये लेसी का सवाल होता है। लेसी में तो मैन्युफैक्चरर वाला चक्कर नहीं होता ना, ये मैन्युफैक्चरर डीलर वाला चक्कर सिर्फ किसमें होता है? तो बता दें कैसे पता चल रहा है लेसर है, लीज्ड आउट ना, मैन्युफैक्चरर से पता नहीं चल रहा। कैसे पता चल रहा है लेसर है, लीज्ड आउट बाय कंपनी। ये कैसे पता चला है? बैंक नहीं है, मैन्युफैक्चरर लेसर है। इसका मतलब है कुछ लोगों को पैसों पे चीजें बेचता होगा और कुछ लोगों को लीज पे चीजें बेचता होगा। अब डाटा देख लें क्या है। कॉस्ट, सेल प्राइस, इंस्टॉलमेंट, लीज टर्म, यूजीआरवी, आईडीसी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोटेड। द लो रेट इज कोटेड टू अट्रैक्ट कस्टमर। लो रेट इसने लगाया ताकि कस्टमर मेरे पास अट्रैक्ट हो। हाउएवर मार्केट में रेट कितने? कोटेड रेट मैंने आपको क्या बताया, किस रेट का एक और नाम है? इम्प्लिसिट रेट। इम्प्लिसिट रेट कितना? 4%। क्लियर? सेल प्राइस तो कोटेड का मतलब है बाजार में जो होती है, कोट की हुई है। क्लियर? किसी को याद हो, मुझे तो बिल्कुल भूल गया हुआ है कि मैंने आईडीसी का ट्री कहां बनाया था। किसी को याद हो आईडीसी के ट्री में एक बात बताई थी, अब वो पता नहीं कहां बनाया था आईडीसी का ट्री। उसमें एक बात बताई थी कि मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर आईडीसी को एक्सपेंस में डालते हैं। अगर किसी को याद आ रहा है तो हाथ खड़ा करके बता दे जरा। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर आईडीसी को किस में डालते हैं? एक्सपेंस में डालते हैं। नहीं सर भूल गए हमें तो, अल्लाह करे समरी में मिल जाए। अल्लाह करे समरी से याद है ना थोड़ी थोड़ी, तो चलें रिवीजन हो रही है लीज की। आईडीसी को किस में डालते हैं? एक्सपेंस में। लेसी कुछ और तरह ट्रीट करता है, लेसर कुछ और तरह ट्रीट करता है। अभी बातें याद नहीं आ रही होंगी, इसलिए मैं बार बार दिखा रहा हूं। तो बताएं जी, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के बारे में जो बातें हमें भूली हुई थी याद करें। कॉस्ट, फेयर वैल्यू, जीआई, एनआई। और आईडीसी को किस में डालते हैं? ये दो बातें आपकी तरफ से, एक बात मेरी तरफ से। अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवाल में, जो मैंने आज नहीं की है, ये दो बातें तो आपको अच्छे खासे लोगों को पता थी, याद थी, लेकिन अगर बोलें मैन्युफैक्चरर डीलर के लेसर में रेट की डिस्कशन मैंने समरीज में नहीं की थी। अगर मार्केट रेट और इम्प्लिसिट रेट गिवन हो और इम्प्लिसिट रेट मार्केट रेट से, तो कौन सा रेट यूज करेंगे? लॉजिक इंशाल्लाह इसकी नमाज के बाद करेंगे। फिलहाल आप मुझे बस सॉल्व कर दें 2-3 मिनट में। कॉस्ट बताएं इसकी जी। हाँ बिल्कुल 1000 में करेंगे यार, मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं होता। वर्किंग जी, और भी कुछ बातें करनी है आपने कर लो। कॉस्ट, फेयर वैल्यू करें, अच्छी रिवीजन हो रही है। वैसे नॉर्मल सवालों की भी रिवीजन हो जाएगी। कितना? वैसे तो हम टाइम ज़ाया करें अब जी, तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ही देना था, पता नहीं सवाल क्यों शुरू कर दिया हमने। इंस्टॉलमेंट एट एंड ऑफ ईच ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स 7। नॉर्मल मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल हो रहा है। यूजीआरवी 2000। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को किस में डालना है? एक्सपेंस में। चलें जी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी। आप दोनों थोड़ा सा साइड पे हो जाएं, हो सकता है इससे समझने में आसानी हो जाए। चलें जी। अच्छा भाई, डाउन पेमेंट सवाल में है, रेंटल तो सवाल में होते ही हैं, रेंटल के बगैर तो सवाल होना ही नहीं। इंस्टॉलमेंट्स, जीआरवी सवाल में है नहीं। डाउन पेमेंट, रेंटल और जीआरवी को जमा करते हैं, ना डाउन पेमेंट है ना भाई, भूली तो नहीं हुई बातें। ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी। ठीक है, मैंने कहा भूली हो तो देख लें। डाउन, चलें ठीक है। कोई डाउन पेमेंट सवाल में गिवन है नहीं, 0, ऐसे ही समझने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे को लिखना जरूरी नहीं। और क्या सवाल में रेंटल गिवन है? कितना रेंटल है? कितने साल? 40,000 मल्टीप्लाइड बाय, ये 0 में किस लिए लिख रहा हूं? जीआरवी। डाउन पेमेंट, जीआरवी, यूजीआरवी बोले तो 2। बता दें ये टोटल
282। अब किसी को याद है इसमें हम कहते क्या थे? 200 वाली चीज बाजार में 240 की बेच रहे हैं, लेकिन अगर कोई बंदा लीज पे लेने आ जाए तो उसको 282। क्या आप बातें याद आ रही हो? अच्छा, एनआई तो निकालनी आती है आपको इस लेटर से, एनआई का मसला नहीं है। लेकिन यार इसमें ना एंट्री करते हुए यूजीआरवी की पीवी को आपको याद होगा, शायद अलग रखना होता है। अभी मैं एंट्री लिखूंगा शायद आ जाएगा, तो इसलिए ना 2 की प्रेजेंट वैल्यू अलग निकालिएगा, बाकी डेटा की प्रेजेंट वैल्यू अलग निकालिएगा। एनआई 40 इंटू 1 माइनस, हाँ जो भाई लेट आए हैं, हमने पढ़ा है मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवाल में, अगर बोले अगर इम्प्लिसिट रेट जिसका नाम कोटेड रेट भी होता है और मार्केट रेट दोनों दिया हो और इम्प्लिसिट रेट मार्केट रेट से कम हो तो मार्केट रेट यूज करना है। भी ऐसी बात ना करो, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। 1.07 रेज टू पावर -7, ये 7 ईयर्स हैं, ये 7% रेट है, डिवाइडेड बाय 0.07 प्लस 2 इंटू, इसको डिफरेंट मार्कर से लिख लेते हैं, शायद यूजीआरवी हम रहने दें, शायद यूजीआरवी हम रेड मार्कर से लिखा करते थे। ओके, अब जी 2 इंटू 1 रेज टू पावर -7। चलिए जी, ब्लैक वाले का अलग टोटल बता दें और रेड वाले का अलग। 216.8 है तो 217 कर दो। यह टोटल नहीं लेना ना भाई, 215। जरा कोई सोल्यूशन पे ऐसे जरा नजर मार ले जैसे किस तरह हुआ है उसी तरह रहे, ताकि वैसे कोई हरज नहीं है, हम जैसे मर्जी करें। 215.7 तो फिर राउंड होके 216 सारी चले गए सोल्यूशन में, आ जाए वापस +1। इसका 1 पॉइंट कुछ आ रहा होगा ना, 1.245, उसको राउंड करके 1, तो टोटल 217 हो गया, 217 हो गया। इसको इधर लिख दें टोटल को, 217 डन। सिर्फ नई चीज बता दें क्या है, 7% रेट हमने यूज किया, हालांकि कितने परसेंट गिवन था, 4%। चलो भाई, हमें तो एंट्री भी भूल गई होगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये पेज अवेलेबल है हमारे पास। जिन दिनों रिवीजन करने बैठेंगे एक दफा इस पेज पे नजर मार लेंगे। ये पेज नंबर है 64, इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो रहा है आपको। अच्छा, पेज नंबर 64, क्या क्या नजर मारी हमने, कॉस्ट, फेयर वैल्यू, GINS से सवाल शुरू करते हैं और IDC को किस में डालते हैं, एक्सपेंस में डालते हैं। और एक और चीज हमने नजर मारी अभी, जर्नल एंट्री क्या होती है। किसी को याद आ रहा हो, काफी लंबी सी इसकी जर्नल एंट्री होती थी, समझाने में तकरीबन आधा पौना घंटा लगा था। लीज रिसीवेबल NI से, और कॉस्ट ऑफ सेल कॉस्ट माइनस PV ऑफ UGRV से, सेल लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, और इन्वेंट्री कॉस्ट से। चलें जी करें। लीज रिसीवेबल, नहीं अभी पहले जरा पूरा लिख लें, किससे, NI से। लीज रिसीवेबल NI से। आगे बोले जी, कॉस्ट किस पे, कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV। मेरे पास ब्लू मार्कर इसलिए यूज कर रहा हूं, वो खत्म हो गया, दूसरा सही नहीं चल रहा। सेल लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, और इन्वेंट्री, ये तो पड़ी भी कॉस्ट पे होती है, इसलिए क्रेडिट भी कॉस्ट से ही होती है। चलें एंट्री करते हैं आप लोग खुद ही।
चलें जी, हो गया जी। एन आई, ये मैं एक लाइन खींच देता हूँ। दिस इज मेरे भाई एन आई 217 कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी, कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ व्हाट इज कॉस्ट 200, पीवी ऑफ यूजीआरवी 1, 200 माइनस comes to 1. फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी, फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी, लोअर 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 216। किसी ने टाइम निकाल के इस तरह की बड़ी बात, अच्छा जी 216 इन्वेंट्री कॉस्ट चेक कर लें, टैली हो रही है एंट्री। चलें जी, बस जबरदस्त। ये एंट्री किस दिन होगी जी? भाईजान मगरिब अगे होगी, चुप करो। अच्छा जी, यकम नहीं लिखी हुई, मेरे ख्याल से तो लिखी हुई है, यकम जनवरी 11। अच्छा यार, चीजें तो आपको भूली पड़ी हैं, इसलिए अगली एंट्री भी कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, इसलिए तो साथ साथ खोल के बता रहा हूं आपको। तो इसलिए आईडीसी की भी एंट्री कर दें मोहतरम, आईडीसी की भी भूली पड़ी है 1000 रुपए की। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, यकम जनवरी 11 आईडीसी की एंट्री सेलिंग एक्सपेंसेस में जाती है। ये एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट बोले तो ये भी लकीली एक ही आई। ओके, और अगली एंट्रीज नॉर्मल तरीके से वो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल आपको पता है एनआई से शुरू होगा, एनआई से शुरू होगा, और वो अगली एंट्री उसी तरह होती है। क्या एंट्री होती है? कैश डेबिट, रेंटल एडवांस में है, एरियर में है, एरियर में है, तो अगली एंट्री उसी तरह। वो अब अमोर्टाइजेशन शेड्यूल मैं नहीं बना रहा। कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। तो ये बस आप लिख लें, बाकी तो सवाल उसी तरह। चलें जी, हमने तो टाइम ज़ाया किया, सवाल की रिक्वायरमेंट कुछ और थी। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? नेट इन्वेस्टमेंट। किस दिन मोहतरम? यकम जनवरी 11 को। वो चपेट मारे बंदा इधर अवेलेबल है 217, उधर जाके एंट्री करके निकाल ली है तूने। ये 217, ये पहले सवाल की रिक्वायरमेंट है, यहाँ लिख लें 217। और यार अगला डेटा भी उसने वही दे दिया है, अगला डेटा भी ना उसने वही दे दिया सारा, लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट बदल दी है। नहीं, नमाज के बाद क्या है, इसके अंदर 15 मिनट लगने। व्हाट इज द अमाउंट टू बी चार्ज इन कॉस्ट ऑफ सेल? कॉस्ट ऑफ सेल में कितना जाना है? अच्छा, इसमें ना बच्चे गलती करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में ना ये ले जाते हैं ना यार, ये तो नहीं करना। कॉस्ट ऑफ सेल में तो ये नहीं लेके जाना, वो कॉस्ट तो नहीं पूछ रहा, कॉस्ट ऑफ सेल पूछ रहे। तो कॉस्ट ऑफ सेल बता दें कितनी है। ये गलत है, एक मिनट, इसको मैंने कॉस्ट ऑफ सेल लिखना चाहिए था मुझे। COS, इट इज कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि सेल और कॉस्ट ऑफ सेल फिर P&L में जाके जीपी आता है ना, जीपी आता है। चलो जी, ओवर करो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, साथ वाले को पैर से समझा दें, इधर आके तुखनियां नहीं लेनी इससे अच्छे बच्चे हैं सारे। ओ रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छा कोई नहीं, खैर है, तुखनियां नहीं लेनी बच्चों जी। पेज 64 निकालें, पेज 64 वॉल्यूम 2 भाई ले लीजिएगा, ये जरूरत होगी अगली क्लासों में। पेज 64, डिस्कशन ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स और डिस्काउंट रेट्स। पेज 64। अच्छा भाई, जो हज़रात स्पेशली लेट आए हैं, सिंपल लेसर यूज़ करेगा, सिंपल लेसर यूज़ करेगा इम्प्लिसिट रेट। अच्छा, इम्प्लिसिट रेट के ना 4-5 नाम सुन लें। पेज 64, इम्प्लिसिट रेट के नाम है लेसर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, डिजायर्ड रेट, कोटेड रेट, एक्सपेक्टेड रेट। ये किसके नाम है? IRR होते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये
6-7 नाम है किसके? इम्प्लिसिट रेट। अच्छा, लेसी क्या यूज करेगा जी? लेसर्स रिक्वायर्ड रेट, IRR, डिजायर्ड रेट, इम्प्लिसिट रेट, कोटेड रेट। इफ लेसी डू नॉट नो द अबव रेट, then lessee's own incremental borrowing rate will be used. Clear? Dealer और manufacturer lesser, ये भी क्या यूज करेगा? However, if implicit rate is low than, artificially को छोड़ने जरा, low than market rate, then use market rate. फिर आप market rate यूज करेंगे। छोटे छोटे सवाल करें आज। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 9। पेज नंबर 152। बिल्कुल, तो यार कोई भी चीज खत्म नहीं हुई। करें जी, क्वेश्चन 9 पढ़ें, पेज नंबर 152। कॉस्ट लिखें, फेयर वैल्यू लिखें, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लिखें, नेट इन्वेस्टमेंट लिखें। यार ना पहना कर, ऐसे से कितनी दफा मना किया है। अच्छा, बैठ जाओ भाई, जल्दी अभी बैठो। इंतजार हो रहा था, बैठो जरा, बैठो बैठो। अच्छा मोहतरम, भाई 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 छोड़ दो, अब इंतजार हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन। ना ना ना, बातें नहीं अब। 152 पेज पे। अच्छा मोहतरम, क्वेश्चन नंबर 9 जो है भाई, सारे काम इसको छोड़ो, इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में भाई ये ना समझ लीजिएगा सर, 3 किस्म के डिस्काउंट रेट दे दिए हैं, हमारे दिमाग की तो दही बन गई है। तो ये 3 किस्म के डिस्काउंट रेट नहीं है। आज थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि बड़ी एक सादा सी बात करने लगा हूँ प्रैक्टिकल लाइफ की। डीलर लेसर होता कौन है, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड आपने करना है। डीलर लेसर होता कौन है? ये अक्सर आपने देखा होगा कि मिसाल के तौर पे चिंची है, तो यामाहा वालों ने, फ़र्ज़ करें यामाहा वालों ने चिंची बनाया, तो अब वो यामाहा के शोरूम से मिलेगा 50,000 का। यामाहा मैन्युफैक्चरर है, अपने शोरूम पे देगा 50,000 का। अब गली मोहल्लों के अंदर अगर आप जाएं तो वहाँ भी चिंची की कई दुकानें आपको मिलेंगी, बहुत कम मिलेंगी लेकिन मिलेंगी। गली मोहल्लों में चिंची की दुकानें बन गई। वो यामाहा मैन्युफैक्चरर ने नहीं बनाई, वो बनाई हैं डीलर्स ने। यामाहा वालों के पास गए और इनको कहा पतोकी में हमें अपनी डीलरशिप दे दें। यामाहा वालों ने कहा ठीक है, हमारे चिंकी तुम लोग वहाँ भी बेचो। इधर देखो सुनो, फिर यामाहा वालों के पास गए, आप हमें जो है वो लाहौर के अंदर जो है मजंग के अंदर अपनी डीलरशिप दे दें। तो गली मोहल्लों में डीलर 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 बनते रहे। अब एक बार याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैन्युफैक्चरर अपने शोरूम पर अगर चिंची 50,000 का बेचता है तो डीलर भी अपने शोरूम पे 50,000 का ही बेचेगा। द रीज़न इज, वरना कस्टमर जाके वहां से ले लेगा जहां से सस्ता है। तो अब डीलर क्या करता है? डीलर डील करता है, सिर्फ खरीद के बेचता है, वो मैन्युफैक्चर नहीं करता।
तो मिसाल एक दे रहा हूं, यामाहा है, वो चिंची बना रहे हैं, तो फर्ज करें पाकिस्तान में वो कहते हैं जी हमारे सिर्फ 10 शोरूम है, वहां से आपको जो है वो 50,000 का मिल जाएगा। एक डीलर गया और डीलर ने जाके यामाहा वालों से बात की, यार मुझे थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट करके दें, थोड़ा ज़रा डिस्काउंट करके 50,000 का ना मुझे दें, मुझे कोई 48,000 का दे दें, मुझे कुछ 45,000 का दे दें, थोड़ा डिस्काउंट करके मुझे दे दें, मैं वो खरीद लेता हूं, मैं खरीद लेता हूं, कॉस्ट बन जाएगी वो डीलर की, और मैं बेचूंगा इंशाल्लाह 50,000 का ही फेयर वैल्यू, मैं बेचूंगा 50,000 की, क्योंकि आप भी अपने शोरूम पे 50,000 का बेच रहे हैं, मैं भी बेच रहा हूं 50,000 का। तो ये मोहतरम डीलर्स जो है ना, डीलर्स, इनके पास चीजें आसमानों से नहीं आती, डीलर्स को भी किसी के पास जाके चीजें खरीदनी पड़ती हैं। अब इस बात को अगर आप जहन में रखते हैं तो अब जरा पढ़िएगा, ऑन 1 जनवरी 15 अ मोटर डीलर, उसी तरह चिंची डीलर समझ लें, चिंची का कोई डीलर है, एक्वायर्स चिंचीज ऑफ अ पर्टिकुलर मॉडल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर, उसने किससे खरीदी है चीजें? मैन्युफैक्चरर से, फॉर 21,000, फॉर 21,000, समझिएगा, फॉर उसको 21 दिए, एट 20% डिस्काउंट ऑन रिटेल प्राइस ऑफ 26। वो अपने शोरूम पे मैन्युफैक्चरर कितने का बेच रहा था, इसने 20% डिस्काउंट लगा के कितने के लिए? तो मोहतरम ये 20% डिस्काउंट हमारे किसी काम का नहीं है, सवाल वाले शहजादे ने दोनों फिगर्स दे दिए हैं, तो 20% डिस्काउंट हमारे किसी काम का नहीं है। बहरहाल मुझे ये बता दें कि 26,250 का चिंची मिल रहा है यामाहा के शोरूम पे। कोई डीलर गया, डीलर ने उससे जाके कहा यार मैंने मजंग के अंदर डीलरशिप खोलनी है, यार मुझे कुछ डिस्काउंट दे, यार मुझे डिस्काउंट मान जा, यार डिस्काउंट पे दे दे मुझे, मैं तेरे से 50 रिक्शे इकट्ठे उठा लेता हूं। उसने कहा चल यार तुझे 20% डिस्काउंट देता हूं। तो 26,250 पे 20 लगाएं, एग्जैक्ट 26,250 पे 20%, 5 अब इस डिस्काउंट का कुछ करना नहीं है, मेरी बस कॉस्ट बताएं, आई एम डीलर, स्टेप इन द शूज ऑफ डीलर, 21,000। अब डाटा आप चेंज करवाने लग जाए, डाटा चेंज करवाने लगे, कॉस्ट कितनी आ गई जी? 200 की जगह 21,000। अच्छा जी, फेयर वैल्यू 26,250। आगे चलें, इट ऑफर्स देम फॉर सेल एट रिकमेंडेड रिटेल प्राइस, ये लोगों को आगे बेचता है रिकमेंडेड सेल प्राइस पे, विद 0% इंटरेस्ट ओवर 3 years, और इंटरेस्ट उनसे बिल्कुल नहीं लेता। प्रोवाइडेड 3 एनुअल पेमेंट्स ऑफ 8,750 आर मेड, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा और लोगों को लीज पे चीजें दिए जा रहे हैं। अजीब बंदा है, चले मर्जी उसकी, अट्रैक्ट कर रहा होगा कस्टमर्स को, मेड इन एडवांस। द मार्केट में रेट कितना चल रहा है? अब मुझे ये बताएं, ये बंदा तो डिस्काउंट देते देते इस एमसीक्यू में 4% पे चला गया था, यानी इस बंदे ने जो लोगों को जब डिस्काउंट नहीं, सॉरी, इस बंदे ने जब इंटरेस्ट कम लेना शुरू किया तो 4% तक चला गया था, लेकिन इसने तो हद ही कर दी, ये तो मार्केट में 8% रेट है, ये किस पे चला गया? और इससे पहले वाला जो एमसीक्यू नंबर 17 था उसमें मार्केट में कितना रेट था? 7%, और वो कम करते 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 कितने पे चला गया था? 4% पे चला गया था। और इस सवाल में मार्केट का रेट 8%, और ये फाइनेंस कितना ले रहा है अगले से, फाइनेंस या इंटरेस्ट? 0। लेकिन यार हमें 0 की टेंशन नहीं, हमने तो किस पे कैलकुलेट करना है? मार्केट रेट पे। अब ये ना कहिएगा 0% पे सारी कैलकुलेशंस कर दीजिएगा, हमने तो कौन सा रेट लेने बोले जी? मार्केट रेट लेने। चलें, अब कुछ भी नहीं, ऐसे टाइम ज़ाया कर लेते हैं 1-2 मिनट, मैंने डाटा ही लिखना है, आगे एंट्रीज थोड़ी करनी है। लेकिन पहली लाइन जरा समझ आ गई है, तो आज पहली लाइन की मैंने रिवीजन करानी है आपको। पहली लाइन दोबारा पढ़ लें। 1 जनवरी 15 को डीलर ने क्या खरीदी? व्हीकल्स, किससे? मैन्युफैक्चरर से, फॉर 21,000। और वो मैन्युफैक्चरर वैसे आमतौर पे कितने की बेचता था, लेकिन डीलर ने तो ज्यादा डील की होगी, ज्यादा की, तो उसे सस्ती मिल गई। आप बता दें जी, अगर मैं डीलर की बात करूं, इसकी कॉस्ट क्या पड़ी? 21,000। इसने भी रिकमेंडेड रिटेल प्राइस पे लोगों को बेचनी है। अगर कोई पैसे लेके आ जाता है, अगर कोई पैसे लेके आ जाता है तो कितने की बेचेगा इसको? 26। लेकिन इसने तो किस्तें बनानी शुरू कर दी हैं। ये तो जो मैं बॉक्स लगा रहा हूं, ये तो डीलर लेसर बन गया, इसने तो किस्तें बनानी शुरू कर दी हैं। तो इस पेपर में पता चलेगा, डीलर लेसर का सवाल तो करेंगे ना। कैसे पता चला डीलर है? सवाल बता रहे हैं। कैसे पता लगा लेसर है? 3 सालों में पैसे ले रहा है,
यहां से पता चला लेसर है, और कैसे पता चला डीलर है, वो तो सवाल में लिखा हुआ है। इट ऑफर्स देम फॉर सेल एट रिकमेंडेड रिटेल प्राइस विद 0% इंटरेस्ट प्रोवाइडेड 3 एनुअल पेमेंट्स आर मेड इन एडवांस। अब बता दें जी, जी आई इज इक्वल टू एल पी प्लस यू जी आर वी। डाउन पेमेंट 0, रेंटल 87 इंटू 3, जी आर वी यू जी आर वी टोटल 26। ये शायद इसलिए बराबर आ रही है कि वो 0% इंटरेस्ट ले रहा है। 26,250 की चीज़ है और वो छुपा इम्प्लिसिट रेट 0% है, कोई इंटरेस्ट लेना नहीं चाह रहा। लेकिन मार्केट में रेट क्या चल रहा है? 8%। अब NI कैसे निकलेगी भाई? भाई एडवांस का सवाल है, मार्केट रेट पे निकालनी है। 8750 जमा UGRV 0 है इंटू 1 माइनस 1.08 रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 24355। अच्छा जी, अब आप बता दें पहली एंट्री लीज रिसीवेबल NI से होगी 24350। कॉस्ट कितनी आ गई? 21,000। कॉस्ट 21,000। पीवी ऑफ UGRV है ही नहीं। सेल रिकॉर्ड होगी किस पे? लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी। तो व्हाट इज फेयर वैल्यू? व्हाट इज पीवी ऑफ एलपी? UGRV है ही नहीं। 24, इनमें से लोअर क्या आ जाएगा? 24354। और इन द एंड क्रेडिट क्या होगी? कॉस्ट। बस ये कोई भी नहीं, पहली लाइन समझानी थी मैंने आपको 20% डिस्काउंट वाली जी। इसकी लॉजिक मैंने देनी है थोड़ी देर में, मैंने आपको बताया है। डीलर मैन्युफैक्चरर के सवाल में इम्प्लिसिट रेट यूज़ करना है, लेकिन अगर बोले इनके सवाल का जवाब दें। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट वाला मार्केट रेट से, तो फिर मार्केट रेट यूज़ करेंगे। क्लियर? ये जो थोड़ा सा 20% डिस्काउंट वाली चीज़ है ना, ये ज़रा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो 20% डिस्काउंट वाली चीज़ के लिए एक छोटे से सवाल पे मैं आऊँगा, लेकिन वो सवाल मैंने पूरा नहीं करवाना। वो सवाल इंशाल्लाह कल आपको मैंने कल की क्लास में करवाना है। लेकिन उस सवाल की पहली 2-3 लाइनें पढ़ के आपने इस कॉन्सेप्ट को ज़रा रिवाइज़ करना है। इस सोल्यूशन में नज़र मारने इसी तरह हुआ होगा मेरे ख्याल से। मेरा ख्याल नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ। हाँ ठीक है, लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है यार। कॉस्ट भी, फेयर वैल्यू भी, एंड जीआई नहीं निकली हुई, बस जीआई नहीं निकली हुई, NI निकली हुई है। पास्ट पेपर शालीमार वाले क्वेश्चन की सिर्फ पहली 2 लाइनें मुझे करके बता दें, कॉस्ट क्या, फेयर वैल्यू क्या। पास्ट पेपर शालीमार, जो चीज़ें अभी क्लास में कर रहे हैं ना, तो साथ साथ इधर ही रिवाइज कर लें ताकि घर में मसला ना हो। कौन सा क्वेश्चन बन रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 स्क्वायर वाला, मादरत, पेज 126। स्क्वायर लिमिटेड इज अ डीलर। इसके साथ वो लिख लेना, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 9 अभी करके आए हैं। स्क्वायर लिमिटेड इज अ डीलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम। समझ आ गई? अच्छा, आज मेरे सवाल का जवाब दें, पेज 126। पियो आप लोग तो चाय पियो ना। अच्छा, मैं आज मेरे सवाल का जवाब दें। ये जो डीलर है, डीलर क्या करेगा? डीलर आसमान से चीजें लेगा या किसी से खरीदेगा? किसी से खरीदेगा जाके डीलर चीजें। SL acquires refrigerator of a particular model from at a discount of 15%। ठीक है जी। यार इस सवाल में इम्प्लिसिट रेट अल्लाह का शुक्र है अलग दिया हुआ है, इस सवाल में मार्केट रेट अलग दिया हुआ है। मार्केट रेट अलग दिया हुआ है। ये जो 15% है, ये कोई इंटरेस्ट रेट वगैरह नहीं है, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया अभी क्या है। तो स्क्वायर लिमिटेड is a dealer of electronic items. SL acquire refrigerator of a particular model from a manufacturer at a discount of 15% on the retail price of 3 lakh per unit. On 1 January 18, SL sold 12 refrigerators to Cube Hotel at a
रिटेल प्राइस ऑन लीज। अच्छा, अभी इस बात को छोड़ दें, एट अ रिटेल प्राइस ऑन लीज, ये इंशाल्लाह मैं कल बताऊंगा आपको। फिलहाल इतना सा डेटा लेके मैं इसकी कॉस्ट और फेयर वैल्यू लिख लूँ, ताकि कल के सवाल में जब मैं क्लास में आपको सवाल करवाऊँ, GI नहीं निकालनी आज, GI नहीं निकालनी, फिलहाल सिर्फ कॉस्ट और फेयर वैल्यू आपने ज़रा मुझे निकलवा के देनी है। नहीं यार, ज़्यादा चीज़ को फैलाओ मत, रुपीज़ इन थाउजेंड में हम सवाल करेंगे। Scare Limited is a dealer of electronic items. SL acquire refrigerator of a particular model from a manufacturer at a discount of 15% on retail price. हजरात ये फेयर वैल्यू है, at a retail price of 3 lakh per unit. On Yakam January, SL sold 12 refrigerator to lessee. Yes, sir. Try to understand. Scare Limited डीलर है, Yes, sir. मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं बताया हमें, मैन्युफैक्चरर शायद डॉलेंस हो, लेकिन डीलर ने डॉलेंस से लेके होटल वालों को 12 रेफ्रिजरेटर बेचे, होटल में 12 रेफ्रिजरेटर की जरूरत पड़ी होगी। तो लेसी बताएं और लेसर बताएं कौन है, आगे लेसर मैन्युफैक्चरर से खरीदे, जिस मर्जी से खरीदे, हमारी बला से, लेसर बताएं कौन है। स्केयर इज अ डीलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। स्केयर एक्वायर रेफ्रिजरेटर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस फेयर वैल्यू होती है हमेशा, पता है आपको चीजों की। ऑन यकम जनवरी 18 एसएल सोल्ड 12 रेफ्रिजरेटर टू क्यूब। तो शुरू से ही ना कैलकुलेशन 12 यूनिट्स में करें, ताकि बाद में 12 से मल्टीप्लाई करें, बार बार वो मसला आ जाएगा। एक ही दफा कैलकुलेशन को 12 यूनिट्स में करें। इस सवाल में क्वेश्चन 9 की तरह कॉस्ट और फेयर वैल्यू नहीं दी हुई, खाली डिस्काउंट की परसेंटेज दी हुई है, लेकिन बता दें ये सेल प्राइस है ना। तो अब बताएं 300 रुपीज इन थाउजेंड में कर रहा हूं मैं, 300 ज़रब 12 30। अच्छा, अब हमने डिस्काउंट पे जाके उससे लेनी है चीजें। तो अगर मैं किसी दुकान पे जाऊं, किसी दुकान पे चीज पड़ी हो 300 की, तो मैं उसे कहूं यार मुझे 15% डिस्काउंट दो, तो 300 माइनस 15% डिस्काउंट करेगा ना वो। ये तो सीधी सीधी सी कैलकुलेशन है, 300 माइनस 15% डिस्काउंट। तो ये नीचे वाली फिगर निकली हुई है, इस पे भी कर सकते हैं आप। 3600 माइनस 15% ऑफ 3600, 300 से ना खेलें। अगर आप इस तरह कर लेते हैं तो आपको फिर क्वांटिटी से नहीं खेलना पड़ेगा। जैसे बिल्कुल ठीक है, वो भी सही है। 3060। चलें जी, GI कल पे छोड़ते हैं, क्योंकि इस पर एक थोड़ी सी और भी डिस्कशन है, वो बाद में करेंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट जरा क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये डिस्काउंट रेट ना कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता। ये कौन सा रेट होता है? ये डिस्काउंट रेट होता है जिसपे कौन किससे खरीदता है। बोले बोले बोले। तो अब जहन में आपकी पिक्चर सी क्या बनी कि डीलर लेसी को जब चीज लीज पे देता है तो आसमानों से नहीं आती इसके पास, इससे पहले किससे बाय करते हैं। और एक बार याद रखिएगा, ये बंदा इसको पैसे फौरन दे रहा होगा, फौरन पेमेंट कर रहा होगा। भाई रिक्शे दे दे मुझे, 50,000 का रिक्शा 45,000 में दे दे, तेरी मेहरबानी। ये फौरन पेमेंट कर रहा होगा। और लेसी इसको थोड़े थोड़े करके किस्तों में पैसे दे रहा होगा। तो बहरहाल हमने तो डीलर लेसर की अकाउंटिंग करनी है। मैन्युफैक्चरर का डाटा वो इसलिए कभी दे देता है ताकि प्राइस वगैरह से खेलना, आपको जरा 15% डिस्काउंट वगैरह जो दिया हुआ था, इस वजह से उसने दे दिया था, और कोई मकसद नहीं था। ओके, अब जी एक सवाल अराइज हुआ हमारे जहनों में। क्या सवाल अराइज हुआ? जो हम पिछले 15 मिनट से पढ़े हैं कि डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर में 2 रेट दिए हुए हैं, हत्ता के 3 सवाल हो गए हैं। एक MCQ था 7 और 4। 4 में से हमने क्या लिया था? 4 और 7 में से 7% मार्केट रेट। एक अभी सवाल किया था 9% और 0%, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 9, उसमें हमने 8%, 0% 8%, हमने क्या उठाया था? 8%। इस सवाल को मैंने इंशाल्लाह कल करवाना है। इस सवाल में 2 रेट दिए हुए। नंबर 1 15 तो कुछ और है, 10 और इसमें भी कल हम कौन सा उठाएंगे? 14। अब ऐसे ही ना कुछ बच्चे इसके लॉजिक पूछते थे, तो ये
किताब में इस दफ़ा जो वाली जो किताब है उसमें इसकी लॉजिक डली हुई है डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर में। ढूंढें किस पेज पे है, पेज नंबर 52 से आगे, हाँ ये पेज 68 पे। दिस डिस्कशन इज आउट ऑफ स्कोप समझ लें, बट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन ओनली, पेज 58। जी भाई हेडिंग ही क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड व्हाई वी यूज द व्हेन इम्प्लिसिट रेट इज लोअर देन मार्केट रेट। और ये स्टैंडर्ड का एक पैरा भी है 73, जो बच्चों को समझ नहीं आता था, जिस वजह से ये जरा डायग्राम बनाइए नीचे। अच्छा यार, एक सवाल सा हम अपनी तरफ से बनाते हैं। इम्प्लिसिट रेट है 9.7, मार्केट रेट है 15। डन। इम्प्लिसिट रेट क्या है 9.7 और मार्केट रेट 15। डिसाइड क्या किया हमने, सॉल्व किस पे करना है? ये मैं गलत सोल्यूशन करने लगा हूं, क्योंकि डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर में हमने डिसाइड कर लिया ये वाला रेट यूज करना है। ठीक है, मैंने 7% और 4% से सवाल करके दिया था या सिर्फ 7% से? मैंने ये कहा था 4% से पेपर में करके कोई कंक्लूजन ड्रॉ करें, टाइम जाया करें। ठीक है, तो इसी तरह इधर आ जाएं। कितने डेटा अवेलेबल हैं? 2। ये मेरा करेक्ट सॉल्यूशन होगा और ये रॉन्ग सॉल्यूशन होगा। हम रॉन्ग सॉल्यूशन में देखते हैं क्या गलत नतीजा आया जिसकी वजह से स्टैंडर्ड को इस पे एतराज हुआ। इसके लिए एक चीज आपको लॉजिकली पता होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट कम कर देने से प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट रेट कम कर देने से प्रेजेंट वैल्यू सेम तो नहीं रहती यार, सेम तो नहीं रहती। देखो ये आप इधर 7 की जगह 6% लिख दो तो यही जवाब आएगा, 7 की जगह 5 लिख दो यही जवाब आएगा, 7 की जगह 8 लिख दो यही जवाब आएगा। तो चेक कर लें हमेशा का इंटरेस्ट रेट जो है वो आप जितना कम करते रहें, 6%, 2%, 1%, तो ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट कम करने से प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाती है। जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा, चेक करके देख लो यार, टाइम है, चेक करके देख लो। इधर 6% लिख के देख लो, डाटा यही मेरे पास अवेलेबल है, इसमें 6% लिख के देखो जरा, छोड़ो लीज लूज, वैसे ही 6% जरा लिख के देखो, इंटरेस्ट रेट कम करो जरा, 216 से ज्यादा आ रहा होगा देखना। एक वैसे सिंपल सी बात आपसे पूछ रहा हूं, इंटरेस्ट रेट कम होने से प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये कहीं रिलेशन लिख लेते हैं इस पेज पे, फिर डिस्कशन अगली शुरू करते हैं। मैथमेटिकल बात लिख लें, इंटरेस्ट रेट कम करने से प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाती है। ओके अच्छा यार, इधर देखें, ये मैं आपके सामने गलत सॉल्यूशन छुपा रहा हूं, गलत सॉल्यूशन आपके सामने छुपा रहा हूं। कितनी फिगर्स चाहिए होती हैं डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर के सवाल में? 4 फिगर्स, कॉस्ट, फेयर वैल्यू, जीआई, एनआई। फर्ज करें यार 50 रुपए की मैंने कोई चीज खरीदी है, जो बाजार में अगर फौरन कोई बंदा पैसे लेके आ जाए ना यार, बोल फौरन कोई पैसे लेके आ जाए, मैं इसे कितने की बेचता हूं? 80 की। लेकिन अगर कोई कहे मैंने किस्तों पे लेना है तो मैं 3 साल की किस्तें बना देता हूं 32 रुपए की, फिर बेचारे को 96 रुपए देने पड़ते हैं। फिर उसे कितने देने पड़ते हैं? 96 रुपए। यहां पे रुक के बता दें, अगर मैं नेट इन्वेस्टमेंट निकालना चाहूं तो सिंपल 3 साल पे निकाल लूंगा। 32 रेट कितने स्क्रीन पे देखें, 15% रेज़ टू पावर -3 डिवाइड बाय 0.14 डन। तो पीवी कितनी आ गई? एक्चुअली इट इज एनआई नाउ। ओके, इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेल किस पे रिकॉर्ड होती है? लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी तो है कोई नहीं, तो व्हाट इज फेयर वैल्यू, व्हाट इज पीवी ऑफ एलपी, व्हाट इज लोअर, डन। इंटरेस्ट किसी को याद हो? जीआई माइनस एनआई निकलता है, किसी को याद हो? जीआई माइनस एनआई
GI माइनस NI इंटरेस्ट होता था, अगर आप इधर लिखना भी चाहें GI माइनस NI होता था ना इंटरेस्ट। कितना आया 23। टोटल प्रॉफिट कितना बुक किया हमने 96 को ऊपर कहीं देखने की जरूरत नहीं है, छोड़ो। टोटल प्रॉफिट कितना बुक किया 96, डन। अच्छा ये तो मार्केट रेट है, लेकिन हमारा शहजादा लेसर कितना रेट चार्ज कर रहे हैं 9 अगर मैं खुदा ना खास्ता ये रेट यूज कर लेता मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवाल में, तो इंपैक्ट देखिएगा सेल और इंटरेस्ट पे क्या पड़ेगा। कॉस्ट आ गई वही 50, बाजार में मैं कितने की बेचता हूं। कोई बंदा मेरे पास आया कि मुझे 3 किस्तें बना दो 32 की, उसे कितने की बेचूंगा। लेकिन भाई अब मैं रेट कौन सा यूज करूंगा 9.7। 9.7 जब मैं रेट यूज करूंगा, अभी मैंने आपको बताया है रेट कम करने से प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाती है, ऊपर लिखा हुआ है रेट कम करने से प्रेजेंट वैल्यू। देखिएगा देखिएगा NI बढ़ गई, NI बढ़ गई। लेकिन अभी आप ऐसा करें, ये मैं आपके सामने मिटा रहा हूं, स्क्रीन पे देखें और मुझे बताएं सेल किस पे रिकॉर्ड होगी। लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ LP। व्हाट इज फेयर वैल्यू, व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ LP, व्हाट इज लोअर 80, दोनों में बराबर ही हैं दोनों तो 80। व्हाट इज GI माइनस NI 16, कितना जवाब आया 96। जवाब तो सेम आया ओवरऑल, बट जरा देखिएगा ये जो स्टैंडर्ड मशवरा दे रहे हैं ना, वो मशवरा दे रहा है कि आपने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करनी है, जो मैंने ब्लैक से सर्कल की है। स्टैंडर्ड ये वाली मेथोडोलॉजी यूज करने को कह रहे हैं, और गलती से हम कौन सी मेथोडोलॉजी यूज कर बैठे ये वाली। इसका इंपैक्ट क्या हुआ था, असल में लोग ना ज्यादा सेल बुक कर लेते थे फौरन। स्टैंडर्ड कहता है तुम लोग बड़े तेज हो, इंटरेस्ट रेट कम करके सेल को बढ़ाते हो ताकि ज्यादा प्रॉफिट शो हो। हालांकि मार्केट में ये रेट नहीं चल रहा। तुम लोग क्या करते हो बोले, एकदम देखिएगा इफेक्ट क्या पड़ा। जैसे ही रेट क्या किया तो पीवी शूट अप कर गई, तो पीवी शूट अप कर गई तो सेल ऑब्वियसली लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ LP पे थी, तो पीवी शूट अप की तो सेल भी पीवी पे पड़ी हुई थी, तो सेल भी एकदम शूट अप कर गई। ऑब्वियसली ओवरऑल इंटरेस्ट तो उतना ही रहना है, आप ओवरऑल इनकम तो आपकी उतनी रहनी है, और इंटरेस्ट अगले सालों का आपका क्या हो गया कम हो गया। लेकिन कमाया कितना 96 ही। कंक्लूजन, एज इम्प्लिसिट इज लोअर देन we will use and will record sale at 70 as highlighted in green। काट दें, ये वो किताब में कलर शो नहीं होता, as highlighted in green। हम सेल किस पे रिकॉर्ड करें 73 पे। ओवर द ईयर्स तो प्रॉफिट सेम रहता है, लेकिन कुछ ये लोग पता है गड़बड़ क्या करते थे, ये गड़बड़ ये करते थे फौरन सेल बुक करते थे और पहले सालों में बहुत प्रॉफिट शो कर देते थे। तो पहले सालों में आर्टिफिशियल प्रॉफिट स्टैंडर्ड को लगे, तो भाई स्टैंडर्ड बनता है, लॉजिक्स आती हैं, लोगों के मशवरे आते हैं, छोड़े पड़े, सादा सी बात पढ़ें। क्या तो बोलें मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवाल में अगर मार्केट रेट और इम्प्लिसिट रेट दोनों दिए हों और नहीं, अगली बात बोलनी है, और अगर इम्प्लिसिट रेट मार्केट रेट से तो फिर वरना इम्प्लिसिट यूज होगा। अगर ये ज्यादा होता ना, अगर ये 16% होता तो फिर ये यूज होता, क्योंकि फिर ये कम नहीं था। अगर कम हो तो कौन सा रेट यूज करना है मार्केट रेट। ऐसे ही हायर ऑफ का रूल चल सकता है। आप बिल्कुल सही बात की है, अगर आपने रूल ऑफ थंब याद रखना है हमेशा इन दोनों में से हायर यूज करते हैं। अच्छा, असूल यही बनेगा ना, कंक्लूजन यही बनेगी, कंक्लूजन फेयर वैल्यू नहीं जरूरी नहीं होती, वो इंटरेस्ट की वजह से आप NI चेंज हो जाती है। नहीं NI चेंज हो जाती है इंटरेस्ट की वजह से। अच्छा पढ़ें जी, द मैन्युफैक्चरर और पैरा 73 माइट ऑफर आर्टिफिशियली, माइट ऑफर लो रेट, माइट ऑफर देखते रहे, माइट ऑफर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। जिंदगी के किसी मौके पे ये डेढ़ लाइनें पढ़नी पड़ गई सीए करने के बाद, तो आज ही पढ़ लें। द मैन्युफैक्चरर और डीलर माइट ऑफर आर्टिफिशियली लो रेट ऑन फाइनेंस ऑन लीज ट्रांजेक्शन। इन सच केसेस द सेलिंग प्रॉफिट को रोका जाएगा, इन सच केस सेलिंग प्रॉफिट को रोका जाएगा। अभी देखें सेलिंग प्रॉफिट 80 आ रहा था, इसको रोक के हम 73 पे ले आए।
इन सच केस सेलिंग प्रॉफिट को रोका जाएगा यूजिंग मार्केट रेट, वरना नहीं रुकेगा ये, वरना तो ये 80 पे चला जाना है। इस 80 को रोको, कैसे रोकें सर, कैसे रोकें? यूजिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यूजिंग, जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज किया तो सोचें सेल गिर के दोबारा किस पे आ गई? जिस तरह लोग मार्केट में सेल रिकॉर्ड करे थे आपकी भी सेल वैसे ही रिकॉर्ड होगी, वरना आपकी सेल 80 पे रिकॉर्ड होनी थी। अब जिस तरह मार्केट में लोग सेल रिकॉर्ड कर रहे होंगे आपकी भी सेल उसी तरह रिकॉर्ड हो रही होगी। अच्छा, स्टैंडर्ड में बड़ी मुश्किल से लफ्ज लिखा हुआ है, द मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर माइट आर्टिफिशियली यूज लो रेट ऑन लीज ट्रांजैक्शन, इन सच अ केस द सेलिंग प्रॉफिट इज रिस्ट्रिक्टेड। स्टैंडर्ड की लाइन ये है, टू दैट विच वुड अप्लाई, जो होता अगर मार्केट रेट वर चार्ज, अगर मार्केट रेट चार्ज होता, लेकिन मैंने उसकी इंग्लिश को काट के आसान कर दिया है। आप क्या यूज करके सेल को कम कर सकते हैं? मार्केट रेट यूज करके। बहरहाल छोड़ें सारी चीजें, ओके। वो उसको उस पे स्टैंडर्ड को एतराज नहीं है, उस पर एतराज नहीं है। अच्छा यार, शेर खान के बारे में जानते हैं आप? शेर खान के बारे में क्या? न्यू खान को जानते हैं, शेर खान का नहीं पता? कुछ थोड़ा सा बताओ किसी को शेर खान का। नहीं, ये पेज 150 पे आए जरा। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट है लीज टर्म का, लेकिन अजीब सी बात है, ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया भी नहीं होता और बच्चों ने पढ़ा भी नहीं होता, लेकिन सिनेरियो 1 से 4 तक खुद ही सॉल्व कर देते हैं। तो सिनेरियो 1 से 4 तक इन्होंने सिर्फ आपने ये बताना है कि लीज टर्म कितनी है, पेज 150 है। चलें जी, 3 मिनट की ब्रेक इस चीज की कि आप लोग इस सवाल को पढ़ लें और सिनेरियो 1 से 4 तक लीज टर्म लिख दें आगे। पेज नंबर 150, 50 दफा इंशाल्लाह बताऊंगा। ये वाला शेर खान है। लीज टर्म आगे लिखते रहिएगा। पहले 4 सिनेरियोस करके हाथ खड़ा कर दें। ठीक है जी, तकरीबन 30-40% बच्चों ने कर लिए हैं। पहले 2 पढ़ के आप रनिंग में आ जाएंगे। चलें तीसरा चौथा। पहले 4 हो गए, 5वां एहतियातन पढ़ लें, शायद साइज समझ आ जाए। 5वां थोड़ी अपनी लॉजिक भी हल्की सी जहन में कुछ सोच लीजिएगा। सिनेरियो 1, लीज इज नॉन कैंसिलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ, एक लीज हुई है 3 साल तक कैंसिल नहीं हो सकती मोबाइल वाले भाई, 3 साल तक कैंसिल नहीं हो सकता मोबाइल लीज फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट। जिसके बाद शेर खान के पास ऑप्शन है टू एक्सटेंड द लीज फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 साल तक तो लीज कैंसिल नहीं हो सकती। उसके बाद उसका दिल चाहे शेर खान का तो 2 साल लीज और कर ले। यानी अगर मैं बात करूं 2001 अपनी तरफ से बोल रहा हूं, 2001, 2002, 2003 में लीज कैंसिल नहीं हो सकती।
फिर 2004 और 5 में अगर आप बढ़ाना चाहो लीज, वो आपकी मर्जी है। शेर खान इज सर्टन, शेर खान को यकीन है कि मैं लीज को रिन्यू करा लूंगा। बताएं जी, अगर सवाल में रेंटल गिवन होते तो कितना किराया लेते? 5। डन। ये एक डेफिनेशन है पेज 38 पे, अभी आपने नहीं खोलनी, मैं साथ साथ पढ़ा हूं। द नॉन कैंसलेबल पीरियड फॉर विच लेसी हैज द राइट टू यूज एसेट। नॉन कैंसलेबल कितना है? नॉन कैंसलेबल 3 ईयर्स। इस दौरान तो वो कैंसिल ही नहीं कर सकता ना लीज। नॉन कैंसलेबल 3 ईयर्स हो गया। टुगेदर विद, इसमें डालो टुगेदर विद पीरियड कवर्ड बाय एन ऑप्शन टू, वो वाला पीरियड भी जिसमें ऑप्शन है लीज एक्सटेंड करने की। इफ शेर खान इज रीजनेबली सर्टन टू एक्सरसाइज दैट, अगर शेर खान सर्टन है कि मैं उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लूंगा, तो बोले अब लीज में कितने अरसे पे लूं? अच्छा, बाद में जाके उसका चेंज इन माइंड हो गया ना, वो लीज मॉडिफिकेशन है, वो हमारे स्कोप में नहीं है, वो सीए फाइनल में। बाद में माइंड चेंज भी तो हो सकता है, लेकिन फिलहाल उसका क्या प्लान है? मैं कितने साल चलाऊंगा? 5 साल। 3 साल नॉन कैंसिलेबल है, 2 साल भी आगे चलानी है उसने। आगे चलें जी। लीज इज नॉन कैंसिलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 2001, 2002, 2003। इसमें तो लीज कैंसिल नहीं हो सकती। आफ्टर विच शेर खान के पास ऑप्शन है टू एक्सटेंड द लीज फॉर अ फर्दर। उसके बाद 2004 और 5 में भी वो एसेट को अपने पास रख सकता है। शेर खान से आपने पूछा, शेर क्या इरादा है? कहते हैं आई एम सर्टन दैट आई विल नॉट एक्सरसाइज द रिन्यूअल। मैं सर्टन हूं कि मैंने लीज को रिन्यू नहीं कराना। अब अगर किराया गिवन होगा, किराया ₹1,00,000, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 साल से। तो बता दें जी, पीरियड कवर्ड बाय ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज तब डालना था इफ ही इज सर्टन। अभी तो सर्टन नहीं है, वो दूसरी तरफ असर्टन है कि मैंने करना ही नहीं, तो इसलिए अब इसको बीच में नहीं डालेंगे। आगे चलें जी। द लीज इज फॉर अ 10 ईयर पीरियड। 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 साल की लीज है, ड्यूरिंग विच 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इज नॉन कैंसिलेबल। 2007 तक आप कैंसिल नहीं कर सकते, और पुठे तरीके से अंग्रेजी लिख रहे हैं ना, 2007 तक आप कैंसिल नहीं कर सकते। एंड एट द एंड ऑफ 7th ईयर शेर खान हैज ऑप्शन टू कैंसिल द लीज। 7वें साल के एंड पे आप कैंसिल कर सकते हो। शेर खान इज सर्टन डेट आई विल कैंसिल। कहते हैं आन दे, 7 साल पूरे होने दे, आन दे एक बारी, मैं देखिए फिर लीज कैसे टर्मिनेट करता हूं। भाई तो कर सकते हैं, ठीक है, गुस्सा क्यों दिखा रहा है? तो कहते हैं मैं कंफर्म हूं कि मैंने लीज कैंसिल करनी है। क्लियर? अब इसको बीच में डालेंगे 3 सालों को? नहीं डालेंगे, 3 सालों का नहीं डालेंगे बीच में। सिर्फ कितने साल की लीज लेंगे? 7 साल की। इसीलिए चीज पे पहुंचे थे ना। 7 साल के लिए तो क्या है? नॉन। अगले 3 साल कैंसिल हो सकती है। उसका क्या इरादा है? मैं कैंसिल करूंगा, तो फिर 3 साल को इग्नोर कर दें। नेक्स्ट, लीज इज फॉर अ पीरियड ऑफ ड्यूरिंग विच फर्स्ट 7 ईयर इज 2001 से 7 नॉन कैंसिलेबल। एट द एंड ऑफ ईयर 7, 2007 के एंड पे शेर खान के पास ऑप्शन है कि लीज को कर दे। शेर खान ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, मैं पागल हूं टर्मिनेट करूं। अच्छी वाली लीज चल रही है, 3 साल और ऐसे किसी और से जाके लूंगा, मैं पागल हूं टर्मिनेट करूं। तो कितने साल? 10 साल। अच्छा, ये एक हल्की फुल्की बात आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए भी आती है। ये लाइन पढ़े, समझ आ रही है? ये मैं पेज 38 पे आया हूं, ये दूसरी वाली लाइन पढ़े, समझ आ रही है? नहीं, इधर से मिला के पढ़ो, अभी 3 को छोड़ो। अब हमारा जो तीसरा और चौथा सिनेरियो है, उसमें नॉन कैंसिलेबल अरसा कितना है? 2001 से 7 तक है ना नॉन कैंसिलेबल। तीसरा और चौथा सिनेरियो, तीसरा और चौथा सिनेरियो में नॉन कैंसिलेबल कितना अरसा है? 7 ईयर्स। द नॉन कैंसिलेबल पीरियड कितना हो गया? 7 ईयर्स। इसमें एक और चीज डालेंगे, टुगेदर विद पीरियड कवर्ड बाय एन ऑप्शन टू टर्मिनेट वाला भी अरसा डाल दो, टर्मिनेट वाला भी डाल दो, टुगेदर विद टर्मिनेट वाला भी डाल दो। आगे पढ़े बगैर बताएं टर्मिनेट वाला कब डालना है? जब टर्मिनेट नहीं करना। टर्मिनेट वाला कब डालना है? नहीं करना। आपने लीज कितने साल की? 7 साल की नॉन कैंसिलेबल है, 7 साल बाद कैंसिल, लेकिन 3 साल और भी चला सकते हैं। तो वो 3 साल कब डालने हैं आपने? जब टर्मिनेट नहीं कर। तो ये छोटी सी इंग्लिश देखें, पीरियड कवर्ड बाय ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज को भी डालो।
if lessee is certain that he will not terminate. अगर वो certain है क्या नहीं करेगा? Terminate नहीं करेगा. चलिए सिनेरियो 5 क्या हुआ? क्या हुआ? सिनेरियो 5 आज नहीं है यार, अगले the lease is for a period of 10 years. याद करा देना अगले. During which first 7 year is 1 से 7 नॉन कैंसलेबल. At the end of year 7 ओ तेरी खैर both शेरू and मीरू लेसर have the option to terminate the. दोनों के पास ऑप्शन है लीज टर्मिनेट कर दे, दोनों को बारे को फाड़ सकते हैं, दोनों के पास ऑप्शन अवेलेबल है. शेर खान कहते हैं मैं सुई नहीं ले आवांगा, सॉरी भाईजान, मैं नहीं. तो हमने कहा अगर लेसर ने सुई मार छड़ी फिर कहते हैं आप बताएं आपको डर है, यानी कि गुब्बारा पड़ा हुआ है, वो उसके जो है वो 7 घंटे जो है वो लाइफ है उसकी, उसके बाद 3 घंटे और भी रह सकते हैं अगर सुइयां ना मारें. अब दोनों बंदों के पास ऑप्शन है सुई मारने की. आप कह रहे हैं मैं सुई मारूं बारे में, मेरी मेहरबानी यार, मैं ऐसा बंदा नहीं हूं. तो लेकिन दूसरे के पास ऑप्शन है, वो मार भी सकते हैं सुई, आप उसने मार दी तो लीज तो फारग होगी ना. आप बता दें फिर. शेर खान पक्का कहते हैं मैं सुई घुमा मैं फेंक के आ गया हूं समंदर में. शेर खान वादा भी करते हैं हमारे से, दूसरे के पास तो है ना. तो इसलिए लीज कितने साल की लेंगे? शेर खान तेरी सुई का कोई फायदा नहीं हुआ फेंकने का. ओके फ्रेंच वनीला निकालें जी, पास पेपर का सवाल. फ्रेंच वनीला पेज नंबर 127. अच्छा यार छोड़ें सारी बातें. हमने अभी क्लास में शुरू से लेके अभी तक क्या क्या पढ़ा है? हमने आते ही पढ़ा था पिछली क्लास में कि इंटरेस्ट रेट मिसिंग हो सकता है, रेंटल मिसिंग हो सकता है. चाहे इंटरेस्ट रेट मिसिंग हो, यार सारी बातें सुन ले पिछली क्लास वाली डाल के, चाहे इंटरेस्ट रेट मिसिंग हो चाहे रेंटल मिसिंग हो, फॉर्मूला एक ही है, फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर. फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ. ये फॉर्मूला, इसी से इंटरेस्ट रेट मिसिंग निकलेगा, इसी से रेंटल मिसिंग निकलेगा. लेकिन अगर सवाल के अंदर रेंटल क्वार्टरली हैं तो इंटरेस्ट भी जो कैलकुलेटर पे आएगा वो, ये बात सुबह आते इस क्लास में सीखी थी. अगली बात, लेसी कौन सा रेट यूज करता है? लेसर का इम्प्लिसिट, अगर ना पता हो तो अपना इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट. लेसर सिंपल रेट कौन सा यूज करता है? इम्प्लिसिट रेट. मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवाल में हमेशा इम्प्लिसिट रेट यूज करना है, लेकिन अगर इम्प्लिसिट रेट मार्केट रेट से कम हो तो फिर कौन सा रेट यूज करना है? बस ये सुबह से हमने पढ़ा है. और शेर खान वाला तो आपने खुद ही किया सारा. फ्रेंच वनीला का पेज नंबर नहीं मिल रहा, 127. बंदा पढ़ ही लेंदा उन्नी देर सवाल, सर कटन के पढ़ांगे, हद होगी यार. एक कॉन्सेप्ट याद है लीज का पार्ट 2 जिसमें किस्तें छोड़ के हमने जो है वनीला मैंगो स्ट्रॉबेरी टूटी फ्रूटी, ओए होए सर्दियां बाय बाय. क्वेश्चन नंबर 12. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ऑन 1 जनवरी 2019 फ्रेंच वनीला लीजिंग लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन कॉस्टिंग ₹200 million having useful life of 8 years. Residual value of the machine at the end of life is 16 million. On 1 फरवरी 19, एक महीने बाद, on 1 फरवरी 19
FVLL यानी लीजिंग कंपनी एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट फॉर दिस मशीन विद कॉटन कैंडी लिमिटेड फॉर अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 2.5 years। सारी बातें इंशाल्लाह भी लिंक हो जाएगी जितनी हमने पढ़ी हैं सुबह। फॉर ए नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 2.5 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2019। तो अच्छा ये 3 डेट्स क्या हैं? 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। सादा सादा सी बात यार, तो उत्ते भी क्या कर। 1 जनवरी फ्रेंच वनीला ने एसेट खरीदा। अच्छा खैर है, वैसे ही दिल का चाह रहा था। 1 जनवरी फेस एक्सप्रेशन तो देखने होते हैं। 1 जनवरी को फ्रेंच वनीला ने एसेट यानी लेसर ने एसेट बाय किया। 1 फरवरी को मुआहिदा हुआ या लीज शुरू हो गई? तो 1 मार्च ਨੂੰ की अंडे देते हैं, तो भाई 1 फरवरी को कहां से लीज शुरू होगी? 1 फरवरी को मुआहिदा हुआ है। तो वैसे एंट्रीज कब से करना शुरू करेंगे? जिस दिन मुआहिदा हो जाए या जिस दिन लीज शुरू हो? जिस दिन लीज का एसेट आपको दे दिया जाए उस दिन से शुरू होगा। तो ये 3 तारीखें दोबारा पड़े। 1 जनवरी को लेसर ने एसेट, 1 फरवरी को किसको बुलाया? कॉटन कैंडी एसेट लीज पे लेगा। उसने कहा कब देगा? क्या 1 मार्च को। चल ठीक है, मुआहिदा करते हैं। 1 मार्च से एसेट दे दिया जाएगा। कितने साल के लिए? 2.5 साल के लिए। अंडर द एग्रीमेंट 8 किस्तें, 2.5 साल में 8 किस्तें ऑफ ₹12 million आर टू बी पेड। यार ये 1 मिनट 2.5 साल में क्वार्टरली 8 किस्तों की कोई तुक बनती है? 2.5 साल में क्वार्टरली 8 किस्तों की तुक बनती है। अच्छा इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना किया करें। 1 साल के अंदर कितने क्वार्टर आते हैं? 4। 2 साल के अंदर 8 और 2.5 साल में 10 क्वार्टर हैं, लेकिन किस्तें कितनी हैं? तो भाई एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था लीज पार्ट 2 के नाम से, जो एक लेक्चर हुआ था, उसमें किस्तें छोड़ छोड़ के पे कर रहे होते थे। तो वो कोई मसला नहीं, किस्तें छोड़ छोड़ के पे हो रही होंगी बीच में। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd क्वार्टर। पहले 2 क्वार्टर की किस्तें नहीं है, पहले 2 क्वार्टर की किस्तें नहीं है, 3rd क्वार्टर से किस्तें शुरू हो रही हैं। तो हम भी एकदम खटके थे कि खटके खुटके पेपर में पता नहीं होता है या नहीं होता, हम भी एकदम खटके थे कि 10 किस्तें होनी चाहिए 2.5 सालों में, ठीक है। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, कितनी किस्तें हैं? हमारी एम्बिग्युइटी उसने कैसे रिमूव कर दी? 2 किस्तें बोले ओके। FVLL has implicit rate of 15% which is not known to lessee। ओए होए गेम ऑन हो रही है। FVLL has implicit rate of, और मैन्युफैक्चरर डीलर का सवाल नहीं है ये, तो अभी मैं लेसी की बातें कर रहा हूं। पहले सवाल असल में लेसी का भी है, लेसर का भी है, दोनों का है। लेसर का इम्प्लिसिट रेट कितना है? 15%, विच इज नॉट नोन टू लेसी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट कितने? तो बता दे, इम्प्लिसिट रेट यूज करें, मेंटल रेट यूज करें? मेंटल लोग मेंटल रेट यूज करेंगे। वाई? इट इज नॉट नोन टू लेसी को पता ही नहीं है, तो फिर मजबूरन वो कौन सा रेट यूज करे? अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। लेकिन एक बात याद रखिएगा यार, इस सवाल में, लेसी के सवाल में हम कौन सा रेट यूज करेंगे? 16%। वाई? लेसर का सवाल भी मैं करूंगा। लेसर के सवाल में ना मैं पहले फाइनेंस या ऑपरेटिंग डिसाइड करूंगा, फिर लेसर का सवाल करूंगा। अभी मुझे लेसी का सवाल कराने दें, ठीक है। फीस अलग दी हुई है आपने इसकी, अभी लेसी का सवाल कराने दें। डन? अच्छा, लेसी के सवाल शुरू करने से पहले, आगे छोड़ें, अभी मैं पढ़ता हूँ। लेसी का सवाल शुरू करने से पहले मुझे बता दें, ये लो वैल्यू एसेट तो नहीं है? लो वैल्यू एसेट कहीं नहीं सवाल में लिखा हुआ। और यार वैसे देखो 12 मिलियन की तो एक किस्त है, तो 8 किस्तें 12 मिलियन की लो वैल्यू एसेट कहाँ होना है? ये कोई टेलीफोन या कोई इस टाइप की चीज़ तो नहीं है, मशीन है पूरी। अच्छा, शॉर्ट टर्म लीज तो नहीं है साल से कम की? तो लेसी 2 सवाल पूछता है, क्या शॉर्ट टर्म लीज है? नहीं। क्या लो वैल्यू एसेट है? नहीं। फिर क्या डिसाइड हो गया? नॉर्मल लीज है। नॉर्मल लीज का मतलब है इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन आएगा, एलपीज, पीवी ऑफ एलपीज, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, इंटरेस्ट, सब कुछ वो नॉर्मल तरीके से जो पहली क्लास में लीज की जिस तरह पढ़ी थी डिस्कशन, उस तरह लीज की डिस्कशन होगी। ऑन 1 अप्रैल 19, यार तुमको याद है, 1 जनवरी को लेसर ने एसेट लीज पे लिया है, 1 फरवरी को मुआहिदा हुआ है,
यकम मार्च को लीज स्टार्ट हुई है और यकम अप्रैल को CCL कंप्लीटेड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ, इंस्टॉलेशन किस दिन हुई है जी? यकम अप्रैल को 4 मिलियन एंड पुट इट इनटू यूज, उसी दिन पुट इट इनटू यूज हो गया। बोथ कंपनीज फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। चलें जी, पहले लेसी का सवाल शुरू करते हैं। लेसी का सवाल कहां से शुरू होता है? एलपी से, पीवी ऑफ एलपी से? एलपी से शुरू होता है। अच्छा, मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ है कि यार वो जो डायग्राम में शायग्राम में बनाने हैं ना, अब वो छोड़ दें, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल की डेटें पहले डाल दिया करें। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल की डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम बना लिया करें, फिर पीवी जो है वो हाथ जोड़ के आपके सॉरी ये नहीं तो ये अल्फाज इसलिए कभी कभी बोले जाते हैं, ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट जहन में ज़रा बैठ जाते हैं, वरना आप उसको उन्हीं मानों में ले लेते हैं जिन मानों में लोग लेते हैं। जी भाई, कहां से शुरू करूं? यकम जनवरी, यकम फरवरी, यकम मार्च। लीज कहां से? यकम मार्च। पहला क्वार्टर बताएं सवाल की तरफ देखे बगैर। मार्च, अप्रैल, मई। एक्सीलेंट। 31 मई 19। पहला क्वार्टर हो गया। ईयर एंड बाद में देख लूंगा मैं, ईयर एंड बाद में देख लूंगा। दूसरा क्वार्टर बताएं। बोले जून, जुलाई। अच्छा, पहले वाला मैंने 31 मई लिखना, अब सारे टेंटे हो गए। अच्छा है, गेम कोई हो रहा है। मैंने समझा हुआ था 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, मैंने ये समझा हुआ था। वो तो शुरू ही यकम मार्च को हो रहा है। अगर यकम अप्रैल को शुरू हो रहा होता बड़ी इजी फिगर्स आती। तो यकम मार्च है, मार्च, अप्रैल, मई। आगे बोलें, मई के बाद मई को नहीं डालना, जून, जुलाई, 31 अगस्त, 19। 2.5 साल में अभी आधा साल गुजरा है, 2-3 महीने हो गए। आगे चलें। 30 नवंबर, 8 को छोड़े ना, 9, 10, 11, 30 नवंबर, 19। अच्छा, अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी। शुक्र है, थोड़ी सी शुक्र है। अच्छा, 29 है इसमें, चलो उसकी खैर है। शुक्र है, थोड़ी सी तसल्ली हुई है। यकम मार्च अब जरा समझ आ रही है, बात साल पूरा हो गया। शुक्र है, जरा आंखों को तसल्ली हो रही है। यकम मार्च को शुरू हुआ था, साल मेरा सही पूरा हो गया, आपका भी सही पूरा हो गया साल। 29 फरवरी। ओके, चलें जी, आगे चलें जी। आगे कुछ भी नहीं, आगे इन डेट्स पे उठाने आपने। आगे इन डेट्स पे आप पागलों की तरह बार बार गिनते नहीं रहना। 31 में, 31 अगस्त, 30 नवंबर, 28। कोई बच्चा आज क्लास में कहे ये सीए में करा रहे हैं इतनी आसान चीजें, और उसको पता नहीं इनको टेंशन पड़ी हुई है। बच्चा आज वो कहे यार ये क्या करा रहे हैं, और आपको यार छड़ यार कहते बह साडे नाल, साडे अपने ही मसले ने। अच्छा, सानू तो यह भी नहीं पता रुकना कितने है, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗੇ ਸਾਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰੋਕਣਗੇ रुक जाएंगे। सानू पता ही नहीं चलना 2.5 साल की तो मुकने ने, खलोते खलोते खड़े 2.5 साल मुक जाने, पता ही नहीं चलना। अच्छा चल, हो गए 2.5 साल पूरे। 10 क्वार्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 28 फरवरी, 21, 31 मार्च, 31 मई, 21। मैं दिमाग नहीं चला रहा, मैं आपकी चीजें सुन रहा हूँ जी। 31 अगस्त, 21। अच्छा, किस्तें कितनी है यार? 5, 6, 8 किस्तें हैं। लेकिन मैं पूरा शेड्यूल नहीं बनाऊंगा, सिर्फ डिस्काउंटिंग के लिए मैंने 2 कॉलम डाले हैं बस। पूरा शेड्यूल एंड तक नहीं बनाएंगे। अच्छा, अब किसी को शायद याद हो, एक बात की थी, अगर आप एनओटी का फॉर्मूला लगाएंगे ना, ये फिगर्स को यहां लाके छोड़ेगा। थोड़ा सा शायद याद हो, ये फिगर्स को एक पीरियड पीछे जाके छोड़ेगा, एक पीरियड पीछे लाके छोड़ेगा इनको। तो करें जी इनकी डिस्काउंटिंग। वर्किंग नंबर
वैसे तो ये वर्किंग नंबर ना 1 ये वाली होती थी LP और PV ऑफ LP, और ये वर्किंग 2 होती थी। LPs की जरूरत नहीं है, PV ऑफ LP करें जी। अच्छा रेट को ना पहले कर लें क्वार्टरली, रेट को क्वार्टरली कर लें। 16% इंटू 3/12 या इंटू 1/4, जो भी आप पसंद करें। 4% हो गया। क्लियर? जी 12 इंटू 1 माइनस 1.04 रेज टू पावर माइनस, नहीं भाई देखो ना, इसमें ना आपने नंबर ऑफ 12 गिनने हैं, नंबर ऑफ 12, 1 2 3 4 रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय 0.04 ब्रैकेट बंद। लेकिन प्लीज इस पर एक और फैक्टर लगाना पड़ेगा, पूरे को गोद में लेके, पूरे को गोद में लेके, पूरे को ब्रैकेट में लेके इस पे एक और फैक्टर लगाना पड़ेगा, ताकि ये जो अभी फिगर आएगी ना, आप कैलकुलेटर पे निकाले मत, ये फिगर यहां पे आएगी, इसको 6 महीने पीछे लाना पड़ेगा, 2 क्वार्टर पीछे लाना पड़ेगा। ऐसा ही है, इसको 2 क्वार्टर पीछे लाना पड़ेगा। तो इसको 2 क्वार्टर पीछे कैसे लाया जाएगा? सिंपल डिस्काउंट करके इंटू 1 रेज टू पावर माइनस 2। क्या जवाब क्या आ गया? 70। सोल्यूशन में देख लो क्या है, 74.6 है, 75 है। सोल्यूशन देखना मकसूद नहीं होता, मतलब ये होता है कि वो कंसिस्टेंसी रहे व्हाइट बोर्ड में, और उसमें 74.7 74.6 आ रहा है वैसे आप लोगों का। हाँ तो ठीक है, फिर 74.7 आ रहा है। अच्छा जी, सवाल में क्या रिवाइज हुआ? काफ़ी चीज़ें रिवाइज हुई। एक तो क्वार्टरली वाला कॉन्सेप्ट आ गया, दूसरा मिसिंग रेंटल्स वाला आ गया, तीसरा इम्प्लिसिट और उसमें से इंक्रीमेंटल बोरिंग में से कौन सा रेट यूज़ करना है, ये कॉन्सेप्ट आ गया। अभी 74.7 को कहाँ डालें? अभी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, बैलेंस में ब्रैकेट में इंटरेस्ट डलना है कुछ, अभी करूंगा तो याद आएगा शायद, क्योंकि साथ साथ प्रिंसिपल पे नहीं हो रहा। 74.7 पे रेट लगाएं 4%, देखते रहो जरा साथ साथ भी। 2.99 क्या लिखा हुआ है इसको? 2.99 डन। अच्छा यार मैंने कहा था ये ना लिखिएगा खुदा के लिए कि नेगेटिव 2.99, ठीक है। इंटरेस्ट मांगा उसने, मैंने कहा नहीं दूंगा, तुम किराया नहीं दे रहा तो इंटरेस्ट कहां से देने तुम्हें? किराए में डाल के देना ना इंटरेस्ट। तो कोई प्रिंसिपल नहीं पे हुआ, ना कोई इंटरेस्ट पे हुआ, बल्कि इंटरेस्ट प्रिंसिपल को बढ़ा देगा। बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के इंटरेस्ट प्रिंसिपल को बढ़ा देगा। 74.7 प्लस 2.99 69 आ रहा है यार। ये 74.69 था ना, मैं तो ये कहता सोल्यूशन के साथ चलाओ, मुझे सोल्यूशन के साथ चलाएं ताकि वो किताब में कुछ और ना दिया हो। हाँ अब बोल रहे हैं 77.68 74.69 क्लियर। आगे चलें जी। 77.68 पे 4% 3.11 सर लीज एंड पे रिवाइज होगी बेटा, ये देख लो ऊपर, फरवरी वाली लीज अभी रिवाइज हो रही है। अच्छा जी 0 70 सर रिवीजन कब होगी? जिस वक्त आई कैप की हिस्ट्री में 25 जनवरी को सिलेबस खत्म हो जाएगा, उस सेशन में रिवीजन भी हो जाएगी। 5 फरवरी तक नहीं सिलेबस खत्म होता। अच्छा जी
बोले बोले 77 पॉइंट, अच्छा मेरी बातें नहीं सुन रहे होते, अपना लगे होते हैं। 3.11 80.79। ओके चलें जी, 80.79 के ऊपर आप रेट लगाएं 3.23। अब 12 माइनस 3.23 कर दें, 12 माइनस 3 अच्छा किसी को बात भूली हो ना तो चेहरा ऊपर करें। 74 प्रिंसिपल देना था, अगले ने मांगा, हमने कोई नहीं दिया, उल्टा इंटरेस्ट मांगा वो भी नहीं दिया, इसकी वजह से प्रिंसिपल बढ़ गया। फिर दोबारा उसने मांगा, फिर हमने नहीं दिया, फिर प्रिंसिपल बढ़ गया। अब हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट डाली जा रही है। अब कितना आया 7 8.0। अब इधर की टेंशन खत्म हो गई है, ऐसा ही है। चलें जी, अच्छा वैसे ईयर एंड देख लें कहीं आगे ना निकल जाए हम। 31 दिसंबर 19 तक की जर्नल एंट्रीज करनी है, तो नहीं यार ये जो इंटरेस्ट है 1 महीने का और हमें चाहिए अभी। 31 दिसंबर 19 तक की एंट्रीज करनी है। 62 अच्छा इधर कुछ 0.88 आ रहा है, किताब में 0.89 लिखा हुआ है, इसलिए भाई ने 0.89 लिखवा दिया है, कोई मसला नहीं अभी। एवं ही बोली जा रहे नहीं ऐसे ही भाई, आप क्यों आज इतना बोल रहे हैं? चलें जी एंट्रीज करवाना शुरू करें। ROU डेबिट लीज लाइबिलिटी, ROU डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। यकम मार्च 19, ये मैंने इसका सोल्यूशन खोला है, आप मत खोलें। ROU डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। इंटरेस्ट बुक करूं या पे भी करूं? बुक कर लें। 31 में 19 को इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल। 31 में 19 इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अगले क्वार्टर पे बुक करें या पेमेंट भी करें? इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अच्छा यार ये जो तीसरी किस्त होती थी ना, असल में इसमें ये जो 8.77 में ना पुराने 2 इंटरेस्ट भी पे हो रहे होते थे, शायद थोड़ा सा याद हो रहा है, इसमें पुराने 2 इंटरेस्ट भी पे हो रहे होते थे। कैश क्रेडिट 12 से, कैश क्रेडिट 12 से, इंटरेस्ट खर्चा डेबिट 3.23 से, इंटरेस्ट खर्चा 3. ये दोनों जो पेएबल आपने इधर डाले हुए हैं, ये इसमें असल में आप प्रिंसिपल में डाल के पे हो रहे हैं, तो ये दोनों पेएबल पे भी करने हैं, वरना ये पेएबल हमेशा पेएबल ही रहेंगे। ये दोनों पेएबल पे हो गए बैंक क्रेडिट होके, पेएबल डेबिट बैंक क्रेडिट। और मैंने कहा था ये बैलेंसिंग निकाल लिया करें लीज लायबिलिटी 2.67। असल में 8.77 में आप 2.99 3.11 इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये सारा इंटरेस्ट है इन दोनों को जमा करके, और बाकी 2 प्रिंसिपल पे कर रहे हैं, और उसके बाद एंट्री उसी तरह चलेंगी। लेकिन एक बात बता दें, क्या आपको लग रहा है कि यकम मार्च को लीज शुरू हुई है? यकम मार्च को लीज शुरू हुई है। 3.2 तो खर्चा है ना। अच्छा एक चीज बताओ, ये कितने अरसे का इंटरेस्ट है? 2.99। नहीं महीने बताओ, महीने बताओ।
मार्च, अप्रैल, मई, ये जून, जुलाई, अगस्त, ये सितंबर, अक्टूबर। तो किस महीने का इंटरेस्ट येट नॉट बुक्ड है? इसको बुक करें या पे भी करें? पे तो अगले साल होने। इसको कितने महीने का बुक करें? अकाउंटिंग ईयर एंड और लीज ईयर एंड डिफरेंट है ना, तो इसलिए बुकिंग इसकी भी कर लें। इसको भी होटल में कमरा दे दें। बुकिंग 2.89 डिवाइडेड बाय 3 महीने मल्टीप्लाइड बाय 1 महीने 0.96। अच्छा जी, एक आखिरी लाइन पढ़ लें आप। ऑन यकम अप्रैल 19 CCL कंप्लीटेड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन एट 4 मिलियन। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, ये देखें इधर। नहीं, इंस्टॉलेशन तो कैपिटलाइज होती है। राइट ऑफ यूज डेबिट, बैंक क्रेडिट, डन। इंस्टॉलेशन तो मजदूरों को देते हैं ना, तो लेसी ने मशीन खरीदी और बाद में क्या कर ली? इंस्टॉल, डन। नहीं, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस में नहीं जाती, वो आईडीसी वगैरह होती थी, वो भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होती थी लेसी के लिए। तो इंस्टॉलेशन तो एक्सपेंस में नहीं जाती। एसी की इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्लांट की इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। अच्छा यार, अब एक मसला है कि इसको 2.5 साल पे डेप्रिशिएट करना है। इसको कितने पे डेप्रिशिएट करना है? 2.5 साल पे। लीज 2.5 साल की है ना, इसको मैं क्यों नहीं 2.5 साल पे डेप्रिशिएट? अब ये ना इंट्रो की क्लास ऐसी बात है, इसको क्यों नहीं मैं 2.5 साल पे डेप्रिशिएट कर सकता? 1 माह बाद इंस्टॉल किया है। अच्छा, अब IAS 16 नहीं आपने सोचना। IAS 16 कहता था जब अवेलेबल फॉर यूज हो तब से आप डेप्रिशिएट करना शुरू करो। लीज में इस तरह नहीं है। लीज में असल में जब चीज आपकी आ गई ना, तो राइट ऑफ यूज होना शुरू हो गया। अब आप इस्तेमाल करें ना करें, लेसर ने वापस ले लेनी है ये चीज। तो आप बता दें मोहतरम, ये एसेट हमें कितने महीने फायदा देगा? 2.5 साल। 2.5 साल फायदा देगा। अच्छा, 2.5 साल फायदे का क्या मतलब है? 12 महीने फायदा देगा? सादा सादा सी बातें पूछ रहा हूं, कोई लीज की बातें नहीं पूछ रहा। 2.5 साल फायदा देगा, 12 महीने फायदा देगा, फिर 12 महीने देगा, फिर उसके बाद 6 महीने देगा। 12 जमा 12 जमा 6 30 साल, 30 महीने। तो 30 महीने ये एसेट हमारा साथ देगा। यार जब लीज खत्म हो जाएगी तो एसेट की इंस्टॉलेशन बाद में भी फायदा देती रहेगी। जब लीज खत्म हो जाएगी तो इंस्टॉलेशन भी खत्म हो जाएगी। इंस्टॉलेशन खत्म हो जाएगी, इंस्टॉलेशन का खाली क्या करना है? अब आप मुझे ये बताएं कि 1 महीने के डिले से इंस्टॉलेशन हुई है, तो इंस्टॉलेशन हमें कितने महीने फायदा देगी? 29 महीने, डन। अच्छा, अब बता दें जी, यकम मार्च से लेके हमारे ईयर एंड तक टोटल कितने महीने हैं? 10। लेकिन इंस्टॉलेशन से लेके यकम अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक कितने महीने हैं? 9 महीने। तो 30 में से राइट ऑफ यूज कितना डेप्रिशिएट करें? 10 महीने। इसको आप ईयर्स पे भी खेल सकते हैं, थोड़ा सा जरा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए मैं महीनों पे ले आया हूं डेप्रिसिएशन को। ईयर्स पे भी खेल सकते हैं। अच्छा, और ये बता दें, इसने 29 महीने फायदा देना था, लेकिन फिलहाल हमारे साल में कितने मंथ्स ये यूज हुई है? 9 मंथ्स। तो अब बता दें जी, 74.69 और 4 को जो मैंने डेप्रिशिएट किया है वो कैसे किया है? 74.69 ने कितने महीने फायदा देने? लेकिन यकम मार्च से लेके 31 दिसंबर तक फिलहाल कितने महीने फायदा दिया? इस इंस्टॉलेशन ने कितने महीने फायदा देने? बोले 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 1 महीने बाद इंस्टॉलेशन हुई है ना, इसने 29 महीने फायदा देने। लेकिन फिलहाल यकम अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक कितने महीने इसने फायदा दिया? 9 मंथ्स। और अगले साल इसी तरह होगा कि आप डिवाइड करेंगे 30 से, लेकिन मल्टीप्लाई 12 मंथ से। अगला तो पूरा साल होगा ना, और डिवाइड करेंगे 29 से मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स। तो ये अजीब सी कैलकुलेशन यहां लिख लें, अजीब सी। ये ना पेज नंबर 144 पे है।
हाँ कर लो, लेकिन एक ही प्लांट में इंस्टॉलेशन और वो अलग अलग नहीं हो सकती मेथड, नहीं मेथड सेम रहेगा। अगर 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 मुझे इसके अलावा वाला डेटा लेसी का लग रहा है, खत्म हो रही हैं बातें, 5-7 मिनट में खत्म हो रही हैं बातें। मुझे इसके अलावा वाला डेटा लेसी का लग रहा है। मैंने सीसीएल को फारिग कर दिया, अब मैं एफईएलएल की तरफ मूव कर गया हूं, अब मैं लेसर की तरफ मूव कर गया हूं। लेसर के लिए इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट की टेंशन नहीं है, लेसर ने इंस्टॉल नहीं करना, बैंक ने इंस्टॉल नहीं करना अपने दफ्तर के अंदर, इंस्टॉल तो किसने करना था, लेसी ने करना था। अब ये सारा डेटा किसके लिए है, लेसर के लिए। अब ये स्काई ब्लू वाला सारा डेटा लेसर के लिए, हाँ लेसी के लिए भी था, लेकिन ये जो मैंने हाईलाइट नहीं किया ये लेसी का डेटा था असल में, तो इसलिए इसको मैं फारिग कर रहा हूं। अब ये डेटा किसका बच गया, लेसर का। कितने टेस्ट लगाने हैं, 5, ताकि डिसाइड ऑफ फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। अच्छा जी, अब आप ऐसा करें, कैलकुलेटर पकड़ के जबानी मुझे बता दें कोई ऑप्शन है कि 2.5 साल के एंड पे 8वें साल इसको मिल जाएगा, नहीं। क्या लिखा हुआ है 2.5 साल के एंड पे 8 साल बकाया 8 साल रह गए होंगे, इसके लिए मुफ्त का मिल जाएगा, 2.5 साल में से 8 साल 5.5 साल बाकी बच जाएंगे। क्या कुछ ऐसा लिखा हुआ है 2.5 साल के बाद मुफ्त में मिल जाएगा लेसी को? क्या कोई ऐसा लिखा हुआ है 2.5 साल के बाद पैसे देके लेसी बाजार से कम कीमत में खरीद सकता है? नो। क्या 2.5 को 8 से डिवाइड करें तो जवाब 75% से कम आता है? हाँ, तो मेजर पार्ट नहीं है इकोनॉमिक लाइफ का, ठीक है। और मोहतरम प्रेजेंट वैल्यूज आप ना निकालिएगा, प्रेजेंट वैल्यूज में बहुत टाइम लग जाने। 12 ज़रब 2.5 साल नहीं, 12 ज़रब 8 करें जरा, 12 ज़रब 8 96 प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, अभी ये लीज पेमेंट्स हैं। अगर 96 को मैं डिवाइड करूं 200 से तो जवाब 90% नहीं आना, तो 96 को जब प्रेजेंट वैल्यू ले लूंगा तो जवाब कहां से आएगा? और एसेट भी स्पेशल नेचर का नहीं है, तो 5 सवालों का जवाब क्या आ गया? शुक्र है लेसर की सादा लीज निकल आई। कौन सी लीज? ऑपरेटिंग लीज, लेसर की ऑपरेटिंग लीज निकल आई। अच्छा, जादू वो जो चढ़ के बोले उतर के बोले, सर चढ़ के बोले जादू, तो समरी वो जो चैप्टर के नीचे से बोले, हाँ नीचे जाएं 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 जाएं। किसी शहजादे को ऑपरेटिंग लीज की एंट्रीज आती हो पेज 63 पे, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, एसेट डेबिट, आईडीसी को भी ये कैपिटलाइज करता है, लेकिन हमारे सवाल में है नहीं। आया कमाया, आया कमाया, ऐसी बातें नहीं याद रह जाती। अच्छा ये याद आ रहा है, आया घिसा, डेप्रिशिएट करके। और डेप्रिशिएट कैसे करते हैं? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। ये सिंपल, क्लियर। तो ये लेसर की एंट्रीज हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 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 अगर मैं इस सवाल को लेसर के लिए कन्वर्ट कर दूं गाइस, अगर मैं इस सवाल को लेसर के लिए कन्वर्ट कर दूं तो ऑपरेटिंग लीज में 2 कॉलम होते हैं, डेट और किसी शहजादे को नहीं याद आ रहा, वर्किंग, सब चीजें मौजूद हैं। वर्किंग, रेंटल इनकम कैलकुलेशन ऑन बाय ओपनिंग अप कॉलम ऑफ, तो डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम खोल लें। और रेंटल इनकम किस बेस पे निकालनी है? तो इंटरेस्ट रेट तो यूज ही नहीं करना होता इस लीज में यार, लेकिन 96 को 8 पे डिवाइड नहीं कर सकते। 8 पे डिवाइड का क्या मतलब है कि आप सिर्फ 8 किस्तों का रेंटल इनकम रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, किस्तें तो 10 बनती थी, आपने छोड़ी हुई हैं 2। तो बताएं किस्तें लॉजिकली कितनी बनती हैं?
10, तो 96 डिवाइड बाय 10 9.6 पर क्वार्टर, 9.6 पर हर क्वार्टर का कितनी इनकम है? 9.6। इधर देखिएगा 31 में 19 आया कमाया, 31 8 19 आया। तो जनरल एंट्रीज देख लें। आजा मेरे भाई, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 12। ये कैलकुलेशन डेट इंस्टॉलमेंट वाली हुई भी है, 9.6 निकला हुआ है। अच्छा जी, अब हमने एंट्रीज देखनी आया कमाया की। 31 में 19 को आया, अभी ये छोटी तो मशीन ली थी ना इसने बाजार से 200 रुपए की, आया 0। ये एंट्री आप पेपर में स्किप भी कर सकते हैं, एंट्री पेपर में स्किप भी कर सकते हैं। पिछली किताब में मैंने नहीं की हुई थी, लेकिन बच्चों को फिर समझ नहीं आती थी बातें, क्योंकि पिछले पढ़े से लिंक नहीं होती थी, इसलिए मैंने इस किताब में डाल दी हुई है। कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट और रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट। 31 8 19 पे 2 एंट्रीज बोलें। आया 0 से, कमाया 31 में 19 हो गया, 31 अगस्त आया कमाया। अब दोबारा 30 नवंबर 19 को 2 एंट्रीज बोलें। आया 12, कमाया 9.6। आया ये एंट्री मिस हुई हुई है, ऊपर नीचे हुई हुई है, ऊपर नीचे हुई है। मैं बताता हूं, एक मिनट। कोई नहीं, वो इसमें सवाल चेंज किधर है, पेन किधर है? ओके, इस तरह देख लेते ना यार, डेट से आया डन। 30 नवंबर 19, अब इसकी एंट्रीज ऊपर नीचे शायद हो गई हैं। 30 नवंबर 19 आया, ऊपर नीचे हो गई हैं, और कुछ नहीं हुआ बस। तो आया ऊपर नीचे होगी, नो प्रॉब्लम। आगे यार अगली एंट्री आपने मुझे बतानी है। ओ ये समझ आ गई ना तुझे बात? एंट्रीज ऊपर नीचे हो गई हैं। अच्छा यार 31 12 20 को कोई एंट्री करनी है नहीं करनी, ये बता दें। 31 12 20 को कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, लेकिन 1 महीना उधर इंटरेस्ट बुक किया था उसका। वो कहते हैं मेरा इंटरेस्ट बुक किया है, तो लेसर ने कहा मेरी इनकम करो, लेसर ने कहा मेरी इनकम बुक करो महीने की। अब इसकी महीने की इनकम कैसे निकाल सकता हूं? ये तो इनकम 3 महीने की है, उधर इंटरेस्ट के साथ जो सलूक किया था। तो ये मोहतरम आपके लिए 9.6 इंटू 1/3, 3 महीनों में से कितने महीने की? 1 महीने को। डेप्रिसिएशन इसकी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। डेप्रिसिएशन इसकी IAS 16 की तरह निकलती है, लेकिन जस्ट लाइक IAS 16, क्योंकि लेसर IAS 16 फॉलो करता है एसेट के लिए। डेप्रिसिएशन इसकी नॉर्मल तरीके से। इंस्टॉल इसने नहीं किया, उसके अलग से। अच्छा भाई, इसका होमवर्क अभी तो मैं कोई नहीं सोच रहा, लेकिन अगर कोई 4-5 मिनट के छोटे छोटे सवाल, 1-2 MCQ शायद अगर मैंने देखने हुए, तो वो मैं वेबसाइट पे फिर डाल दूंगा। बज़ाहिर अभी होमवर्क कोई नहीं है इसका। ओवर, अल्लाह हाफ़िज़।